गाथा रंगमंच कला एवं संस्कृति की प्रस्तुति पद्म श्री दया प्रकाश सिन्हा द्वारा लिखित मन के भंवर, जिसका निर्देशन किया है भूपेश जोशी जी ने। ये बड़े हर्ष की बात है कि आज हमारे बीच इस नाटक के लेखक, अति प्रसिद्ध नाटककार, निर्देशक पद्म श्री दया प्रकाश सिन्हा जी उपस्थित हैं। साथ ही सभागार में वरिष्ठ थिएटर क्रिटिक आदरणीय दीवान सिंह बजेली जी, वरिष्ठ संस्कृति कर्मी आदरणीय आनंद सिन्हा जी तथा वरिष्ठ थिएटर क्रिटिक संगम पांडे जी स्थित अन्य गणमान्य लोग उपस्थित हैं। मैं गाथा रंगमंच की ओर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। इसी के साथ मैं आपको बताना चाहूँगी हमारे आज के जो नाटक है, नाटककार के बारे में। हिंदी के प्रतिष्ठित नाटककार दया प्रकाश सिन्हा जी की रंगमंच के प्रति बहुआयामी प्रतिबद्धता है। उनके अनेकों प्रकाशित नाटकों में मन के भंवर, इतिहास चक्र, मेरे भाई मेरे दोस्त, कथा एक कंस की, सीढ़ियाँ, अपने अपने दाव, सम्राट अशोक प्रमुख हैं। रंगमंच के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट अवदान के लिए भारत सरकार द्वारा उनको पद्म श्री सम्मान से विभूषित किया गया है। उनके हिंदी नाटक सम्राट अशोक को केंद्रीय साहित्य अकादमी द्वारा साहित्य अकादमी अवार्ड द्वारा प्राप्त हुआ है तथा नाट्य लेखन के लिए सिन्हा जी को केंद्रीय संगीत नाटक अकादमी नई दिल्ली के राष्ट्रीय अकादमी सम्मान द्वारा भी सम्मानित किया गया है। मैं चाहूँगी कि जितने भी दर्शक यहाँ पर आए हैं, एक बार नाटककार के लिए तालियां ज़रूर बजाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ आपको बताना चाहूँगी इस नाटक के जो निर्देशक हैं उनके बारे में। हिंदी रंगमंच में भूपेश जोशी एक बहुआयामी कलाकार के तौर पर जाने जाते हैं, जो विगत 28 वर्षों से भारतीय रंगमंच पर निरंतर एक अभिनेता, निर्देशक व प्रशिक्षक के तौर पर लगातार कार्य कर रहे हैं। वही भारतेंदु नाट्य अकादमी लखनऊ से नाट्य कला स्नातक व संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार से रंगमंच में भी ये फेलोशिप प्राप्त हैं और उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार सम्मानित भूपेश जोशी जी ने श्री राम सेंटर रंगमंडल में लगभग 10 वर्षों तक बतौर रंगकर्मी कलाकार भी कार्य किया है। दिल्ली व उत्तराखंड में कई वर्षों से नाट्य कार्यशालाओं का संचालन व निर्देशन कर 2000 से भी अधिक प्रतिभागियों को रंगमंच हेतु प्रशिक्षित किया गया है और अब तक लगभग 40 से भी अधिक नाटकों का निर्देशन किया जा चुका है, जिसमें प्रमुख है चारुदत्त, आषाढ़ का एक दिन, कथा एक कंस की मस्तमौला। अनेक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय नाट्य महोत्सवों में बतौर निर्देशक व अभिनेता शामिल, जिनमें अंतर्राष्ट्रीय भारतीय रंग महोत्सव, टैक्स इंटरनेशनल थिएटर, ये सभी शामिल है। नाटकों के अलावा अनेक फिल्मों में भी आप इनको काफ़ी अलग अलग भूमिकाओं में देख चुके हैं और वर्तमान में ये गाथा रंगमंच कला व संस्कृति के स्थापक, निर्देशक व अध्यक्ष भी हैं। अब क्योंकि आप यहाँ पर नाटक देखने आए हैं तो नाटक के बारे में भी हम आपको ज़रूर बताना चाहेंगे। हिंदी के प्रसिद्ध नाटककार पद्म श्री दया प्रकाश सिन्हा द्वारा लिखित नाटक मन के भंवर एक बहुत ही संवेदनशील, सामाजिक व अत्यंत वैचारिक नाटक है, जो आज भी उतना ही प्रासंगिक है। नाटक में एक प्रसिद्ध मनोचिकित्सक के आदर्श जिस तरह से उसकी प्रतिबद्धता और समर्पण के कारण इस भौतिक युग में प्रभावित होते आपसी व पारिवारिक संबंधों पर पड़ने वाले प्रभाव को तथा उनके पत्नी के अति भौतिकवादिक और महत्वाकांक्षी सोच से उपजी जटिलताओं को, इसी के साथ गिरते मानवीय और सामाजिक मूल्यों को भी दिखाते हैं। एक ऐसा मनोचिकित्सक जो पूरे समाज को अपनी सेवाओं से स्वस्थ कर देने की सोच रखता है, लेकिन किस प्रकार स्वयं संबंधों को एक ऐसे मनोविज्ञान के भंवर में उलझ जाता है जहां उसके अपने ही जीवन से अपनों के लिए प्रेम, दया, क्षमा जैसे भाव प्रकट करने की क्षमता समाप्त हो जाती है और वो एक दोहरा जीवन जीने के लिए मजबूर हो जाता है। आज का ये जो नाटक है बहुत संवेदनशील है, इसलिए हम
उपस्थित सभी दर्शकों से भी ये गुजारिश करते हैं कि आप प्लीज़ मोबाइल का यूज़ ना करें, फ्लैश का उपयोग ना करें। हो सके तो फ़ोन को आप साइलेंट मोड पे रख दें। प्रस्तुत करने जा रहे हैं मन के भंवर। आओ आओ। नहीं। क्यों, क्या हमसे नाराज हो? बताओ क्या बात है? हम नहीं बताते। क्या हमसे नाराज हो? नहीं। तो क्यों नहीं बताती? बताओ हमसे क्या बात है? हम नहीं बताते ना। अच्छा ठीक है, मत बताओ, लेकिन बैठो तो। हम नहीं बैठते। अच्छा, तो क्या खड़ी रहोगी? नहीं नहीं नहीं, तुम्हें बैठना पड़ेगा। बैठो। बैठो। हाँ। हम नहीं बैठते ना। अच्छा बताओ क्या बात है? हम नहीं बताते। अच्छा, तुम क्या नहीं बताते? कुछ नहीं। नहीं 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 नहीं, कुछ तो है जो तुम नहीं बताना चाहती। अच्छा बताओ, वो कुछ क्या है जो तुम नहीं बताना चाहती? यही कि ना सब हमारे दुश्मन हैं। सब तुम्हारे दुश्मन हैं? हाँ, सब सब सब। इसलिए कल रात भर सोई नहीं। कल रात भर सोई नहीं? क्या करती रही? मरने की तरकीबें सोचती रही डॉक्टर। मरने की तरकीबें? हाँ, मैं ना आत्महत्या करने की सोचती रही। ये देखो, देखो ना, मैंने अपने हाथ की नस काटनी चाहिए थी। पूनम, मैंने तुम्हें मना किया था ना आत्महत्या के बारे में सोचने के लिए भी। क्यों सोचती रही? बताओ क्यों सोचती रही? मैं क्या करूं? दिमाग में जो आया उसके लिए मैं क्या करूं? दिमाग में ये सब कुछ आया ही क्यों? क्योंकि सब हमारे दुश्मन हैं। नहीं। सब चाहते हैं कि मैं मर जाऊं। कोई नहीं चाहता तुम मर जाओ, कोई नहीं चाहता। मैं कह रही हूं ना कि सब चाहते हैं डॉक्टर, सब सब। हाँ सब। नहीं। अच्छा पूनम, क्या मैं चाहता हूं कि तुम मर जाओ? बोलो बोलो, क्या मैं चाहता हूं तुम मर जाओ? नहीं, लेकिन और सब चाहते हैं। मैं नहीं और सब। अच्छा, कहाँ है ये? पूनम, ये देखो। क्या ये गुड्डा चाहता है कि तुम मर जाओ? नहीं। ये गुड्डा नहीं चाहता, मैं नहीं चाहता, फिर तुम क्यों कहती हो कि सब चाहते हैं? देखो, ये बात तो गलत हुई ना कि सब चाहते हैं। ये इतना प्यारा सा गुड्डा नहीं चाहता, मैं नहीं चाहता, फिर कैसे कह सकती हो सब चाहते हैं? नहीं, ये बात गलत है। सब नहीं, कुछ लोग तुम कह सकते। कुछ ही लोग सही। ये बात हुई ना, कुछ लोग। लेकिन पूनम सोचो, कुछ लोगों के कहने पर तुम मर क्यों जाना चाहती हो? वो चाहते हैं। कुछ लोग नहीं भी तो चाहते। अब तुम्हें दोनों की बात माननी चाहिए। कुछ लोग चाहते हैं तुम मर जाओ, कुछ लोग चाहते हैं तुम नहीं मरो। तो तुमने एक ही की बात क्यों मानी, दूसरे की क्यों नहीं मानी? अच्छा, हम चाहते हैं कि तुम नहीं मरो, इसलिए तुम्हें अपने हाथ की नस नहीं काटनी चाहिए। इसलिए तो नहीं काटी। क्या? डॉक्टर, हाँ? कल जब मैं नस काटने लगी थी ना, हाँ। तब तुम्हारा ध्यान आ गया। अच्छा। और तभी मैं रुक गई। पर फिर बड़ी जोर का दर्द होने लगा डॉक्टर।
हो। अच्छा पूनम, बताओ कि असल बात क्या थी? कल ना हाँ। माँ नाराज होकर कह रही थी कि मर भी तो नहीं जाती है। क्या मैं इतनी बुरी हूँ डॉक्टर? नहीं, तुम तो बहुत अच्छी हो। किसने कहा बुरी? तुम बहुत अच्छी हो। और कहने दो जो कुछ कहता है, उससे क्या? किसी के कहने से कोई मर जाता है क्या? बहादुर लोग हमेशा जीते रहते हैं। हटाओ ये सब बातें, बेकार की बातें। अच्छा ये बताओ, ये गुड्डा कैसा है? बताओ, अच्छा है ना? कैसा है? गोल मटोल। हाँ, जरा इससे बातें करते हैं, ठीक है? क्यों पहलवान साहब, हमसे कुश्ती लड़िएगा? हाँ लड़ेंगे। अरे ये तो बोल रहे हैं कि लड़ेंगे। इनसे भी लड़िएगा? हाँ इनसे भी लड़ेंगे। ये तो क्या बात है? ये सिपाही बनेगा, सिपाही। लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट। हमारे पास भी ना ऐसा ही गुड्डा था। ऐसा ही गुड्डा? हाँ। कब? जब हम छोटे थे। कितने छोटे थे? 5 या 6 साल की। 5 या 6 साल? तब तो तुम बहुत छोटी रही होगी, सरासी। और छोटी छोटी फ्रॉक पहनती होगी, लाल लाल फूलों वाली, है? और ऐसे ही छोटे छोटे हाथ पैर होंगे तुम्हारे, और तुम खुटर 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 ऐसे चलती होगी। क्यों? अच्छा पूनम, जब तुम छोटी थी तब डोर कूदती थी? भाई मैं तो डोर नहीं कूद सकता, लेकिन आज कोशिश तो की जाए। कहाँ है डोर? नहीं थी। ये रही। देखो, अब देखो, हम कोशिश करते हैं डोर कूदने के लिए। 1 2 3। अरे बाप रे! नहीं कूद पाए, नहीं कूद पाए। अच्छा बताओ, तुम कूद सकती हो? हाँ। हैं? तो कूद के दिखाओ। लाओ, दिखाओ। 1 हाँ? 2। अरे वाह, शाबाश शाबाश, तुम तो एक्सपर्ट हो। जब मैं छोटी थी ना, हाँ। तब और अच्छी तरह कूद लेती थी। अच्छा। पर अब तो आदत ही छूट गई डॉक्टर। तुम डांस क्यों नहीं सीखती? पहले सीखने जाती थी, ये देखो। वाह, तुम्हारी उंगलियां तो एकदम मुड़ जाती हैं ऐसे। तुम्हें डांस सीखना चाहिए। और दिखाओ जरा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। पूनम, तुम डांस अवश्य सीखो। तुम्हारी उंगलियां कितनी पतली, लंबी, कितनी अच्छी हैं। एकदम लेडीज फिंगर। लेडीज फिंगर का मतलब समझती हो? भिंडी। हाँ, भिंडी। ओ मेरे साइकोलॉजिस्ट महाशय, आपको पता है ना मुझे भिंडी की तरकारी पसंद है। डॉक्टर, डॉक्टर। हाँ? वो क्या कह रही थी? वो कुछ भी तो नहीं कह रही थी। क्या कह रही थी? कुछ नहीं। तुम कुछ कह रही थी क्या? ना ना ना, ये कुछ कह रहा था, ये गुड्डा। क्या कह रहे थे? कुछ नहीं, ये कुछ कह रही थी। अच्छा, तुम कुछ बता रही थी कि जब तुम छोटी अच्छा हाँ, एक बार की बात सुनो डॉक्टर। हाँ। जब मैं छोटी थी ना, कोई 4 या 5 साल की रही होंगी। अच्छा। तब मेरा बड़ा भाई दीपक पढ़ता था। वो बस मुझसे 2 या 3 साल बड़ा था, और ना मैं उससे बिल्कुल नहीं डरती थी। अच्छा। हाँ, बिल्कुल नहीं। तो वो जहाँ पढ़ रहा था, हाँ। वहाँ मैं एक दिन घुंघरू बजाकर नाचने लगी। उसने मना किया कि वो पढ़ रहा है, लेकिन मैं नहीं मानी। अच्छा। इस पर वो खूब बिगड़ा। हाँ। गुस्से में मुझ पर चिल्लाने लगा। अच्छा। गुस्से में तो वो था ही। इतने में एक मक्खी उसके गाल पर आकर बैठ गई। क्योंकि वो गुस्से में था, हाँ। तो उसे मक्खी पर भी गुस्सा आया। अच्छा। उसने मक्खी पर थप्पड़ मारा। और मक्खी मर गई? नहीं, हाँ। मक्खी तो उड़ गई। उड़ गई? और थप्पड़ जनाब के गाल पर पड़ा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चलो पूनम, अब मैं तुम्हें बाहर से स्कूटर दिलवा देता हूँ और तुम घर जाओ। घर? हाँ। घर क्यों? घर क्यों जाते हैं? घर जाओगी तभी तो कल आओगी। अच्छा हाँ। हाँ। चलो। डॉक्टर, क्या आप मेरे साथ चलोगे? और क्या,
मैं ही तो तुम्हें स्कूटर दिलवाऊंगा बाहर से, ठीक है? चलो। ओह अच्छा, ये चलो। हाँ जी अम्मा जी। जरा यहाँ तो आना। जी आई। ये बुढ़िया तो जब देखो तब बहू बहू लगाए रहती है। तुमने मेरी साड़ी देखी? कैसी लगी? अच्छी है, बहुत महंगी। हाँ, पूरे 5,000 की है। पर तुम्हें महंगे सस्ते से क्या मतलब? और हाँ, ये रुपए हमें पापा ने दिए थे। ओह हाँ, पापा ने कहा ये लो बेटा मिठाई खा लेना, और पूरे 5,000 रुपए दे दिए। और तुम मेरे लिए एक साड़ी भी नहीं खरीद सके। तुम्हारे पापा बड़े आदमी हैं, रुपये वाले। मैं तो भाई गरीब आदमी हूँ। खैर, तुम्हारी वो चली गई। कौन? अरे तुम्हारी हीरोइन मिस पूनम। मैंने कहा दर्द उधर भी है या सिर्फ इधर ही इधर? छाया, समझदारी की बातें करो। ओ, साइकोलॉजिस्ट होकर तुम इतना भी नहीं जानते कि दिल के मामले में समझदारी कहाँ? छाया, समझने की कोशिश करो। पूनम मेरी पेशेंट है। मैं भी तो यही कह रही हूँ कि पूनम तुम्हारी पेशेंट है, तुम उसके डॉक्टर हो। तुम पूनम के मर्ज के डॉक्टर, पूनम तुम्हारी मरीज। मरीज और डॉक्टर भगवान जोड़ी बनाए रखे। जैसे तुम्हारे दिन बहुरे ना, वैसे सबके दिन बहुरे। मैं तुमसे बात नहीं करूंगा। हाँ, तुम तो चाहते यही हो कि तुम्हें कोई मौका मिले और तुम बात ना करो। अरे ना करो बात, कोई तुम्हारे पैर तो पड़ता नहीं है। ये धौंस किसी और को देना। छाया, तुम मेरी पत्नी हो, तुम्हें मुझे समझना चाहिए। किसी पर झूठा आरोप लगाना। झूठा आरोप? हाँ, झूठा आरोप। किसी बेचारी को बदनाम करना। बेचारी? बड़ा गम है बेचारी के लिए। हाँ, उसी के गम में दुबले हुए जा रहे हो क्या? छाया, मैं नहीं जानता था कि तुम इतनी शक्की हो। नहीं तो क्या? नहीं तो मुझसे शादी नहीं करते ना? ठीक है, अब तो पता चल गया ना। कर दो डाइवोर्स मुझे। ओ, मैंने ऐसा तो नहीं कहा। मैं तो कह रहा मैं था। सब जानती हूँ, सब समझती हूँ। असल बात तो ये है कि मैं तुम्हारे योग्य ही नहीं हूँ। लो, तुम मेरे योग्य नहीं हो? कैसी बातें करती हो? पागल कहीं की। तुम जैसी स्त्री पाकर कौन अपने भाग्य को नहीं सराहेगा? मैं ठीक कह रही हूँ, मैं तुम्हारे योग्य नहीं हूँ। नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता कि तुम मेरे योग्य नहीं हो। हाँ, ऐसा जरूर हो सकता है कि मैं तुम्हारे योग्य नहीं हूं। मेरे पास तुम्हें बहुत तकलीफ है ना। तुम्हें पापा का वो आलीशान बंगला याद आता होगा, वो कार याद आती होगी, और तुम सोचती हो कि न जाने किस शायद में मेरी मुलाकात तुम्हारे पापा से अमेरिका में हो गई। वो मुझ पर रीझ गए और उन्होंने मेरी गरीबी के बावजूद तुम्हारी शादी मुझसे कर दी। तुम्हारे पापा का कहना था कि मैं एक दिन बहुत सफल आदमी बनूंगा। खैर, हटाओ ये सब चीजें। लेकिन छाया, सोचो, क्या बिना कार, बिना बंगले के जीवन नहीं जिया जा सकता? वो याद है तुम्हें शादी के वो शुरू के दिन, जब हमें चिंता, फिक्र, रोना धोना छू तक नहीं गया था। हम अपने आप में ऐसे खोए हुए थे कि सब दिन हमेशा एक से नहीं रहते। सही कहती हो, सब दिन हमेशा एक से नहीं रहते। आज जो तुम्हारे चेहरे पर शिकायत है, उसका कारण मैं जानता हूं। क्या जानते हो? यही, तुम्हें तो शान और शौकत चाहिए, बंगला चाहिए, कार चाहिए, रुपये चाहिए, नौकर चाहिए। क्यों, सच कह रहा हूं? हाँ, तो क्या गलत है इसमें? कौन रुपया, पैसा, मोटर, बंगला, नौकर चाकर नहीं चाहता? सब चाहते हैं। हाँ, सब चाहते हैं। लेकिन क्या इसके बिना जीवन नहीं है? क्या इसके बिना हम नहीं जी सकते?
छाया देखो, अभी भी हिंदुस्तान में कितने लोग ऐसे हैं जिनके पास बंगला तो छोड़ो, रहने को घर नहीं है, कार कहां से होगी। कितने लोग ऐसे हैं जो अभी आधा पेट खाते हैं, रात को भूखे सोते हैं, अंडर नरिश्ड हैं। अरे तो इसके माने ये नहीं कि पूरा हिंदुस्तान भूखा है तो हम भी भूखे रहकर ही संतोष करें, पेट भरने का प्रयत्न ही छोड़ दें। अमेरिका को देखो ना, अमेरिका में हर तीसरे आदमी के पास कार है। क्यों ना हम अमेरिका से आगे बढ़ने का प्रयत्न करें। सही कह रही हो, हम अमेरिका से आगे बढ़ने का प्रयत्न तो जरूर करें, लेकिन इस चक्कर में अपना बचा खुचा जीवन भी बर्बाद न कर दें, रो धो कर न काट दें। छाया सोचो, ये सुख और दुख तो मन की स्थितियां हैं। अगर तुम चाहो तो बड़ी से बड़ी मुसीबत में भी सुखी रह सकती हो, और चाहो तो बड़े से बड़े सुख में भी दुखी रह सकती हो। तुमने तो मुझे कभी समझने की कोशिश ही नहीं की, मेरे काम में कभी दिलचस्पी नहीं। छाया, अगर तुम भी मनोविज्ञान पढ़ो और मेरे काम में दिलचस्पी लेने लगो, मेरे मरीजों में दिलचस्पी लेने लगे, तो भी तुम्हें मुझसे कभी शिकायत नहीं रहेगी, कभी शिकायत नहीं रहेगी। हम दोनों एक उद्देश्य के लिए काम करेंगे और हमेशा सुखी रहेंगे। अरे ये क्या जरूरी है जिसमें तुम्हारी रुचि हो उसमें मैं भी रुचि लूं। यही तो सफल वैवाहिक जीवन का रहस्य है। छाया, दो तरह के आदमी होते हैं। कुछ आदमी जो केवल जीने के लिए जीते हैं, वो जिंदगी भर अपने सुख सुविधाओं के लिए साधन जुटाते रहते हैं, और कुछ अपने आदर्शों के लिए जीते हैं। उनके लिए पूरा जीवन एक साधना होती है। ये सुख सुविधा, बंगला, गाड़ी, मोटर, कार उनके लिए कोई अर्थ नहीं रखते। उनके अंदर एक आकांक्षा, एक लगन, एक आग होती है और कुछ नहीं। तो ऐसे आदमी को विवाह नहीं करना चाहिए। छाया, हाँ, ऐसे आदमी को विवाह नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसका विवाह तो पहले ही उसके आदर्शों से हो चुका होता है। हाँ, सही कहती हो, उन्हें विवाह नहीं करना चाहिए। मुझे विवाह नहीं करना चाहिए था। वाकई मुझे विवाह करने का कोई अधिकार नहीं था, कोई अधिकार नहीं था। भी नहीं है। अच्छा बहू सुनो, आज ना मेरी सप्तमी है, मुझे आग के पास नहीं जाना चाहिए, तो खाना तुम बना लेना, ठीक है मेरी बच्ची? अम्मा जी साफ सुन लो, आग की कभी सतमी होती है कभी नौमी होती है। मुझे जैसे खाना बनाना आता है ना, मैं वैसे ही खाना बनाऊंगी। तरकारी में नमक ज्यादा हो जाए, दाल कच्ची रह जाए या चावल जल जाए, वटेवर कुछ भी, मुझे कुछ मत कहना। मैं कुछ कहूंगी भी कैसे? आजकल की लड़की जो हो, खाना बनाने में अपनी हेटी समझती हो। आजकल की बात नहीं है अम्मा जी, आजकल की बहुत सी लड़कियां खाना बनाना जानती हैं। ये तो अपने अपने घर की बात होती है। अरे शादी से पहले तो मुझे ये भी नहीं पता था कि खाना बनता कहाँ है। मेरे घर में 10-10 नौकर थे, क्या करती हुई सब कुछ जानकर। बेटी, लड़की का ब्याह जिस घर में होता है ना, उसी के हिसाब से काम करना पड़ता है। तो करती नहीं हूँ क्या? करती ही हूँ। आपके घर में एक अखबार आता है, मेरे घर में 4-4 अखबार आते थे। बताइए, मैंने कभी कोई शिकायत की? नहीं नहीं। पहले तो मैं हर संडे को पापा के साथ शॉपिंग करने भी जाती थी। मेरा लॉन्ड्री का बिल ही 500 से ज्यादा आ जाता था। हाँ, मैंने कभी कुछ कहा? ये तो तुम्हारी लायकी है। हर रोज सिनेमा भी देखने जाती थी। अब तो महीनों बीत जाता है, मैं मन मारकर चुप बैठ जाती हूँ। अरे मैं अपने घर में पानी का एक गिलास तक नहीं लेती थी, यहाँ खाना बनाती हूँ क्योंकि तुमको पूजा पाठ करना होता है। अरे अगर करती हो तो इसमें सुनाना क्या? बेटे बहू का कर्तव्य होता है माँ बाप का ध्यान रखना, सुनाती क्यों हो? अच्छा, अब मेरा कुछ कहना भी तुम्हें बुरा लग गया अम्मा जी? जानती हो श्रवण कुमार, अरे माँ बाप को कंधे पर उठाए उठाए तीर्थ यात्रा करा लाए थे। घबराती क्यों हो अम्मा जी? तुम्हारे लिए भी कंधों का इंतजाम कर देंगे, और एक नहीं 4-4 कंधों का, समझी? और अब मैं बता रही हूँ कि तुम्हारे ये बदतमीजी है। क्या है? मुझे ये सब पसंद नहीं है, समझी? माँ से ऐसे बात की जाती है क्या? तो जाने दे बेटा उसे।
उसे कुछ मत कह। कुछ न कहने से इसका सर चढ़ता जा रहा है। लेकिन कहने से भी क्या फायदा है? ना, माँ तुम अंदर जाओ। मैं कहती हूँ ना, रहने दे। माँ मैं कहता हूँ अंदर जाओ। ये लो, सुनते नहीं हो मेरी। अंदर जाओ। करो जो मन में आए। अंदर जाओ। छाया, आइंदा मैंने तुम्हारे मुंह से ये बदतमीजी की बातें सुनी। बदतमीजी क्या है इसमें? क्या तुम इसे बदतमीजी नहीं समझती हो? तुम्हारे पापा ने यही सिखाया मेरे तुम्हें, पापा जिन पर तुम्हें इतना नाज है। आइंदा इस तरह की बातें सुनी तो देख लेना। तो तुम्हें अपने पापा के यहाँ जाना होगा, जहां ये तमीज समझी जाती है। समझी? हाँ, तो रहना भी कौन चाहता है यहाँ? कौन है? हेलो। आप कौन? हेलो छाया। अरे मैं हूँ छाया। देवेंद्र। ओ देवेंद्र, तुम यहाँ कैसे? मैं कैसे? मैं बस ऐसे ही। नहीं मतलब आज अचानक इतने दिनों बाद? इतने दिनों बाद। अरे मैडम, अगर मैं पहले भी आता तो भी क्या फायदा? आप तो मैं पहचानती नहीं। वाजिब, आप पहचानती क्यों नहीं? बैठो बैठो, मैं तुम्हारे लिए कहाँ? आज ही कहाँ पहचाना? नहीं, वो आज तो ये हुआ कि वो, अरे हम मिले भी तो कितने साल बाद है ना। 2 और 3 5 साल हो गए मुझे यूनिवर्सिटी छोड़े हुए, तब के बाद आप मिल रहे हैं, इसलिए नहीं पहचान पाई एकदम। मगर मुझे देखिए, मैं तो आपको तुरंत पहचान गया। मैं तो आपको इन 5 सालों में भी नहीं भूला। अच्छा, तुम कहाँ हो, क्या कर रहे हो? तुम्हारा तो कुछ आता पता ही नहीं है। पता कैसे चलेगा मैडम? आपने पता लगाने की कोशिश की होती तो पता चलता है ना। अब मुझे को देखिए, कहाँ इलाहाबाद, कहाँ दिल्ली, पता लगाता लगाता आ ही गया ना। मैडम, जब दिल से दिल को राह होती है तो तुमने बताया नहीं तुम क्या करते हो? मैं क्या करता हूँ? मैं करता हूँ एक्टिंग। वो तो तुम हमेशा से ही करते हो, कोई नया काम नहीं, मैं अभी वही पुराना काम करता हूँ। मुझे हर एक पुरानी चीज से इश्क है, प्यार है, मोहब्बत है। आप यार, मैं फिल्मों में काम करता हूँ। तुम फिल्म में हो देव? सच? ओके, तुम फिल्म में हो? हाँ, फिल्म नहीं, फिल्म। हम बम्बई वाला फिल्म को फिल्म बोलता है। ओके, फिल्म ही सही, पर तुम्हें देखा नहीं अभी तक किसी ने। ताज्जुब है? अरे मैडम, अब तक मैं 20 फिल्मों में काम कर चुका हूँ। किसी में साधु, किसी में डाकू, टबाक 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 टबाक, कहीं चोर, टिडिंग 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 टिडिंग, तो कहीं पुलिस, हैंड्स अप, पुलिस ने तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया है। कहीं सेठ, तो कहीं मुनीम, कहीं जमींदार, तो कहीं कारिंदा। अरे बैठिए मैडम, बैठिए बैठिए। कहीं 4 सेकंड का रोल, तो कहीं 4 मिनट का। ओ, एक्स्ट्रा ही हो अभी तक? हाँ जी मैडम, एक्स्ट्रा ही है अभी तक। अब पेट भर जाता है बस, और क्या चाहिए। अरे ये जिंदगी हंसते खेलते गुजर जाए, यही बहुत है। वैसे इधर कुछ बड़े रोल भी मिले हैं मुझे। हाँ, छाया, मेरा ख्याल था कि मेरा चाकता हीरो बनने लायक है, लेकिन ब्राउस कमबख्त डायरेक्टर के बच्चे का मुझे देखता है और कहता है, अरे भाई तुम तो एकदम विलन लगते हो। कैसे लगोगे तुम विलन के रोल में यार? विलन? हाँ विलन। अब बताओ छाया, क्या मैं चेहरे से विलन लगता हूँ? पता नहीं। वैसे सारा शहर मुझे लायन के नाम से जानता है, और अभी मैं 3 फिल्मों में विलन के बड़े बड़े रोल कर रहा हूँ। मोना, कहाँ है सोना? Where is my gold? क्या यार, तुम कैसे लगोगे विलन? अब कैसा क्या लगूंगा? जैसा हूँ वैसा ही लगूंगा। मैं हीरोइन के पास गया, मैंने गर्दन तिरछी की, होठ टेढ़े किए,
आंख दबाकर उसके पास जाकर कहा, ऐ मेरे दिलो जान की मलका, मैं तुमसे बेहद मोहब्बत करता हूँ। ये है देवेंद्र और देवेंद्र ये है मेरे। कौन है ये? मेरे पति। पति? हे भगवान, अपने भक्त की मदद कर, मम्मी मैं जा रहा हूँ। अरे क्या हुआ? क्या हुआ क्या? अभी असली नाटक हुआ जाता, मैं तो सचमुच में बन गया ना विलन। अभी वो लाठी लेकर आएगा और कहेगा, क्या भाई नाकाम बदअंजाम बदलगाम, अभी करता हूँ तेरा काम तमाम। बोल मेरी बीवी से तू क्या कह रहा था? अरे वो ऐसे नहीं है जो लाठी लेकर आ जाए, ये बेचारे तो एकदम सीधे हैं। हैं? सचमुच? यस। बिल्कुल सीधे? यस। यानी तुम्हारा मतलब है गाय की तरह सीधे? तब ठीक है। अरे यार मैं तो घबरा ही गया था, मेरे सीने में तो घुड़दौड़ शुरू हो गई थी जो अब तक नहीं रुकी है। ओह, लगता है तुम्हारा दिल कमजोर है। यही, बिल्कुल यही। अरे अगर कमजोर ना होता तो इधर उधर के मर्जों में इतनी आसानी से थोड़ी पड़ जाता। ओह हाँ, तुम्हारे पुराने मर्ज का क्या हुआ? पुराना मर्ज? कौन सा पुराना मर्ज? वही सुमित्रा। सुमित्रा? सुमित्रा। देखो छाया, ऐसा है, जब तुमने नहीं दी मुझे लिफ्ट तो सुमित्रा से ही लेनी पड़ी मुझे लिफ्ट, और उसी को देने पड़े सारे। देव? हाँ? दोनों बिलियन। वाह, लेकिन तुम लोग का रोमांस तो बड़े जोरों पर था। तुम लोग तो शादी करने वाले थे। हाँ हाँ करने वाले थे, लेकिन फिर की नहीं। क्यों? अब तुम ही बताओ छाया, कैसे हो सकती थी शादी? सुमित्रा चाहती थी कि उसका पति कोई IAS IPS कोई सरकारी ऑफिसर हो, और अपन ठहरे एक्टर आदमी। मैंने कहा मैडम, तुम्हें तुम्हारा कलेक्टर मुबारक, डिप्टी कलेक्टर मुबारक, अफसर मुबारक, स्वाहा, हम चले अपनी राह। फिर मिला उसे कोई IPS, मतलब शादी हुई किसी सरकारी अफसर से? किसी IAS IPS से तो नहीं, लेकिन हाँ एक दरोगा से उसकी शादी हो गई। ओह, तुम्हें दुख नहीं होता? दुख? दुख काहे का छाया? सच पूछो तो जिसे मुझसे सहानुभूति नहीं थी, मेरी रुचि के प्रति आदर नहीं था, उसके चले जाने से मुझे सुखी सुखी। हाँ देवी जी, ये मोटी मोटी किताबें आप पढ़ती हैं क्या? हाँ? नहीं नहीं, ये उनकी है। उनकी? उनकी किनकी? यानी गौपति की? हाँ? अरे देखने में तो काफी विद्वान मालूम पड़ते हैं। हाँ, दिन रात पढ़ाई तो करते हैं, साइकोथेरेपी में डॉक्टर है अमेरिका से। वाह, अजी अपन तो ज्यादा पढ़ने लिखने पे यकीन नहीं करते। ज्यादा पढ़ने लिखने से आदमी अपनी जिंदगी को उलझा लेता है। अरे जिंदगी तो जीने के लिए है, हंसते खेलते जीने के लिए। जिंदगी हंसने गाने के लिए है, पल दो पल। लेकिन कहाँ है जिंदगी में हंसी और खेल? छाया, ये जिंदगी एक नदी है, नदी। कुछ इसकी झूमती हुई लहरों में तैरते ढलाते आगे बढ़ जाते हैं, और कुछ इसकी गहराई का पता लगाने के चक्कर में इसमें डूब जाते हैं। अजी अपन तो लहरों के साथ तैरना पसंद करते हैं, और तुम्हारे पति शायद डूबना। देवेंद्र, कितने बेफिक्र हो यार। हाँ? तुम्हारी बेफिक्री देखकर ना मुझे जलन होती है सच में। काश मैं भी तुम्हारे जैसी होती, निर्द्वंद निर्बंध। लेकिन मेरे पैरों में तो बेड़ियां पड़ी हैं, समाज की मोटी बेड़ी। छाया, आज तक ऐसी कोई बेड़ी नहीं बनी है जो देवेंद्र को गिरफ्तार कर सके, जो हमारे पैर की ठोकर से टूट न जाए। तुम हमेशा से ऐसी ही बातें करते हो। उन दिनों भी तुम ऐसी ही बातें किया करते थे। मुझे याद है। फिर तो तुम मुझे बेवकूफ समझती होगी। नहीं, बेवकूफ तो नहीं, पर सन की जरूर समझती थी। तुम बातें भी तो ऐसी बहकी बहकी करते थे ना, आसमान को छूने वाली। मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मैं ये कर डालूंगा, और मैं छाया, तुम मुझे चाहे कुछ भी समझती रही हो, लेकिन कॉलेज के नाटक में जब तुम मेरी
मेरे कदम 7वें आसमान पर थे। अरे दोस्तों में मेरा बेहद रौब था। आधी यूनिवर्सिटी जलकर खाक हो गई थी, और जलती भी क्यों ना, आखिर तुम मिस यूनिवर्सिटी जो थी। छाया, छाया मैं अभी चलता हूँ, मुझे जाना होगा। हाँ? क्यों? मेरी एक डायरेक्टर के साथ अपॉइंटमेंट है। अच्छा सुनो ना, मैं तुमसे ये कह रही थी। क्या है? सुनो ना बे, जब तक दिल्ली में हो ना तब तक आते रहना। हाँ, यहाँ मैं बहुत अकेली हूँ, मेरा कोई दोस्त नहीं है। आओगे ना? अच्छा देवेंद्र, छाया, तू बोल। तुम्हें याद है छाया, जब कॉलेज के नाटक में हमारा झगड़ा हो गया था और मैंने तुम्हें सिगार लगाया था? और झगड़ा सुलझाने के लिए मैंने तुम्हारा सिगार जलाया था, मुझे याद है। अब अरे जनाब, बड़े काबिल आदमी हैं आप। आपकी तारीफ मैं छाया से सुन चुका हूँ जी। मुझे यानी खाकसार को देवेंद्र कहते हैं। मैं बम्बई में फिल्म में काम करता हूँ जी। हम बम्बई वाला फिल्मों को फिल्म बोलता है जी। छाया और मैं यूनिवर्सिटी में साथ में ही थे। हम दोनों यूनिवर्सिटी से एक दूसरे को साथ जानते हैं जी। जनाब, अभी मैं थोड़ा सा जल्दी में हूँ, किसी दिन फुर्सत से आता हूँ, तब मुलाकात करते हैं। हाँ जी, चलिए। अच्छा जी, जी बाय बाय छाया। मुझे सिगार से नफरत है, और मुझे दकियानूस ईर्ष्यालु पतियों से। माँ क्या हुआ? बेटा, स्टूल से पैर लड़ गया, फूलदान गिर के टूट गया, सारे फूल बिखर गए। आइए आइए, कहाँ रह गए? आइए 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 साहब, आइए बैठ जाइए। डॉक्टर साहब मरीजन को देखे बाहर गई नहीं। ठीक है, अभी आवत होंगे, तब तक आप बैठिए। हाँ, धन्यवाद। हम पानी लावत है आपके लिए। हाँ ठीक है।
हाँ जी, मेंटल क्लिनिक। क्या कह रहे हैं? प्रलय हो गई? अरे नहीं साहब जी, सूरज के तवे पर आप रोटी सेक रहे हैं। वाह, माला, एटम बम की माला। एटम बम की माला आपके गले में पड़ी है? अरे अरे, हे भगवान, है तभी तभी धरती फट गई और नंगी लाशों का जुलूस है। उनके धड़ों पे सर नहीं है। अरे क्या बोल रहे हैं भाई साहब? हैं? खून का फवारा, लाल लाल गर्म खून का फवारा। अरे क्या बोल रहे हैं आप? हेलो जी, हैं? खून के छींटे आप पे पड़ रहे हैं? अरे हैं? आपने अपनी डबल रोटी उसमें भिगो ली और आप खा गए? अरे हाय, अरे आप इंसान बोल रहे हैं कि पिशाच बोल रहे हैं? हैं? नंगी लाशें? अरे क्या बोल रहे हैं भाई साहब? मैं देखता हूं। हेलो जी, जी अच्छा, जी हाँ हाँ, मैंने सब नोट कर लिया जी। मैं डॉक्टर वशिष्ठ को बता दूंगा जी। जी और कुछ? ठीक है, नमस्ते। हाँ हाँ, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। शांत। सुनिए, आप डॉक्टर वशिष्ठ के दोस्त हैं, दिल्ली से आए हैं। जी जी, मनोहर ने मुझे अभी बताया। हेलो, मेरा नाम डॉक्टर रवीश है। आप तो लगता है एकदम घबरा गए। अरे आइए, इत्मीनान से बैठिए। नहीं, हाँ इधर ठीक। हाँ हाँ, बैठिए बैठिए। ये कौन था ये? ये मिस्टर केदारनाथ उर्फ जिज्ञासु जी का टेलीफोन था। अच्छा, रईस है, शहर में 20 कोठियां बंगले हैं इनके। काम धाम कुछ है नहीं, बस उसी की कमाई खाते हैं। बचपन में चंद्रकांता संतति पढ़कर इनके मस्तिष्क का विकास हुआ और बड़े होकर फिलॉसफी का शौक चढ़ गया। अच्छा। शक्की तो जम गई है और जरा सी बात को लेकर घंटों माता पच्ची करना इनकी हमेशा की आदत है। आदित्य साहब, शादी की नहीं है और काम धाम कुछ है नहीं, इसलिए बेकारी में दिमाग तो अपने आप ही कुलाचे खाएगा ना। अब तो इनका दिमाग और पटरी पे से उतर गया। लेकिन भाई साहब कह क्या रहे थे? ये जिज्ञासु जी अक्सर रात में अजीबोगरीब सपने देखते हैं। अच्छा। जब ये सपने किसी को सुनाना चाहते हैं तो कोई सुनने को तैयार नहीं होता, इससे इनकी तबीयत खराब होती है। हमारे डॉक्टर वशिष्ठ ने कहा है कि उनसे कि जब भी वो ऐसा खतरनाक सपना देखे तो वो उन्हें फोन पर बता दे। इस प्रकार इनका तनाव कम हो जाता है। अरे मगर ये तो वशिष्ठ ने मुसीबत मोल ले ली फिर। आदित्य साहब, यही तो डॉक्टर साहब के जीवन का व्रत है। जीवन का व्रत? जी। वाह, क्या खूब है भाई। मान लीजिए कि आपके जिज्ञासु जी रात के 2 बजे जाग गए और लगा दिया टेलीफोन, भाई डॉक्टर वशिष्ठ की नींद तो गई। डॉक्टर साहब तो सोते ही 2 बजे हैं और फिर अगर बाद में जगना भी पड़ जाए तो वो हमेशा तैयार रहते हैं। अच्छा, ऐसा क्या करते हैं 2 बजे तक? ये देखिए, प्रयोग और अध्ययन, उनके अनुसंधानों की भारतवर्ष से अधिक विदेशों में है। अच्छा। ये उनके लेख फ्रेंच और जर्मन पत्रिकाओं में बराबर छपते रहते हैं। हमारे डॉक्टर साहब का जीवन बड़ा ही कर्मठ है। वो रात को 2 बजे तक जगने पर भी सुबह 6 बजे से काम में जुट जाते हैं। अरे फिर आराम कब करते हैं? आराम? आदित्य साहब, जो दुनिया में कुछ करना चाहते हैं ना, उन्हें आराम करना। और डॉक्टर वशिष्ठ उसी श्रेणी के महान व्यक्तियों में से हैं। बिल्कुल जी, और ये क्लिनिक ही उनका घर है। वशिष्ठ, वशिष्ठ, कहाँ वशिष्ठ? आएंगे 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 आएंगे। और ये मरीज ही उनके घर वाले, दिन रात इन्हीं की सेवा में रत रहते हैं। जब से डॉक्टर साहब की पत्नी की मृत्यु हुई है। 1 मिनट, उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई? जी हाँ। कब? आज से लगभग 10 वर्ष पूर्व। 10 वर्ष पूर्व? जी। आपको कैसे मालूम? एक बार डॉक्टर वशिष्ठ कह रहे थे। डॉक्टर अपनी पत्नी के बारे में बातें करते हैं? नहीं नहीं, वो अपनी पत्नी के बारे में कभी बात नहीं करते। ऐसा लगता है कि डॉक्टर साहब अपनी पत्नी से बेहद प्यार करते थे और उनकी मृत्यु से उनको बेहद सदमा पहुंचा है। अच्छा। इसलिए शायद वो अपनी पत्नी के बारे में कभी बात नहीं करते, वो उन्हें भुला रखना चाहते हैं। और अब उनका अपनी पत्नी के लिए जो प्यार था वो इन रोगियों की सेवा में परिवर्तित हो गया। नहीं डॉक्टर रवीश, प्यार या नफरत?
जी क्या कहा आपने? नहीं नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। दरअसल क्या है कि प्यार और नफरत दोनों एक ही जैसे शब्द है ना, तो मेरे मुंह से निकल गए। मैंने कहा ना आदित्य साहब, डॉक्टर वशिष्ठ प्यार और नफरत से कहीं ऊपर है। वो मामूली आदमी की तरह इन बातों के लिए नहीं बने। वो साइकियाट्रिस्ट हैं। वो इन मानसिक भावनाओं से अलिप्त रहकर ही इन मानसिक रोगियों का इलाज कर पाते हैं, समझे आप? बिल्कुल बिल्कुल सही पकड़ लिया पकड़ लिया पकड़ लिया। अब डॉक्टर को पकड़ो, जाओ। डॉक्टर इधर इधर इधर, भागो भागो भागो। वशिष्ठ आएंगे 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 आएंगे, कहानी सुनाएंगे वशिष्ठ। हाँ शाबाश। कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। जी सही कहा था आपने। जी जी जी। हमारे यहाँ तो ये ऐसे ही घूमते रहते हैं और हम इन्हें यहीं रखते हैं। अरे पर आपके यहाँ ये रहने की व्यवस्था जी 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 जी, हम अपने मरीज यहीं रखते हैं। आते समय आपने लॉन के उस ओर पीली इमारत देखी होगी। हाँ जी, हम अपने मरीज वहीं रखते हैं। अच्छा जी बैठिए ना, बैठिए। इन्हें जंजीरों से बांध के रखते होंगे? आदित्य साहब, जंजीर में बांधकर हम किसी भी पेशेंट को नहीं रखते। हैं? बैठिए बैठिए। अच्छा। देखिए, हमारी कोशिश रहती है कि हम जो वायलेंट पेशेंट होते हैं उन्हें हम आगरा या रांची के पागल खाने भेजने की सलाह देते हैं। हाँ फिर ठीक। खुला घूमते हैं फिर मतलब? जी हाँ। अरे बैठिए, हम उन्हें खुला ही रखते हैं। देखिए, हमारी कोशिश रहती है कि उनकी अधिक से अधिक आत्मा अभिव्यक्ति हो, इसलिए हम उन्हें खुला ही रखते हैं। अच्छा। और उचित साधनों को प्रदान करने का प्रयत्न करते हैं। हाँ जी। वैसे ये पागल वैसे बड़े मतलब मजेदार से होते होंगे। अब क्या हुआ? लग गई? कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। शाबाश। हाँ, लेकिन कभी इनकी आंखों में गौर से नहीं देखना चाहिए। इससे ना अनुभव होता है कि कोई इनकी ओर विशेष ध्यान दे रहा है, इससे वे विचलित हो जाते हैं। छोटे डॉक्टर, हाँ बड़े डॉक्टर तुम्हें मरीज नंबर 7 के कमरे में बुलावत है, जाओ जल्दी। हाँ ठीक है, माफ कीजिएगा, मैं अभी आता हूँ। आप बैठिए बैठिए। शुक्रिया। ये मारे। अरे आप बैठिए, पानी पीजिए। बड़े डॉक्टर बस थोड़ी देर में आवत। बैठिए। हाँ हम अभी आते हैं, बहुत काम है। तुमने तो छू लिया, बहुत अच्छा। छू लिया। इधर आओ, ये हमें दो। अब जाओ। मनोहर, इसे रखो। तुम तो एकदम डर ही गए। अरे मारने आ रहा था ऐसे हमको, जान निकाल के रख दी कम वक्त ने। अच्छा, लो पानी पियो। धन्यवाद। आराम से बैठ। हाँ। और आदित्य, आज इतने दिनों बाद कैसे दिल्ली छोड़कर? ये एक लेखकों का सम्मेलन था यहाँ, उसी में प्रतिनिधि होकर आया हूँ। हाँ, लेखकों का सम्मेलन अखबार में पढ़ा था मैंने। अच्छा। कहाँ हो आजकल? वहीं दिल्ली यूनिवर्सिटी में? हाँ उधर ही। पूरे 9 साल बाद मिला हूँ तुमसे। बताओ। तो जब से तुम ये लखनऊ आए हो दिल्ली छोड़कर, हाँ। गए नहीं वापस? नहीं, गया था 2-1 दिन के लिए। अच्छा। एक कॉन्फ्रेंस थी उसमें, और काम इतना था, व्यस्तता इतनी थी, किसी से मिल नहीं सकता। भाई यहाँ लखनऊ में प्रैक्टिस भी तो खूब जम गई है तुम्हारी। हाँ, ये बात तो है। अब यहाँ क्लिनिक है, मरीज, उनकी जिम्मेदारी मुझी पर है, इसलिए अब ज्यादा दिन रुक नहीं सकता है। हाँ ये तो है भाई, बहुत बड़ा काम कर रहे हो तुम, चारों ओर तुम्हारी कीर्ति जो फैल रही है। मेरी कीर्ति नहीं, मेरे उद्देश्य की कीर्ति। भाई 9-10 साल पहले कोई सोच भी नहीं सकता था कि एक दिन डॉक्टर वशिष्ठ एक काबिल साइकोलॉजिस्ट की तरह उभरेगा। भाई भविष्य में क्या होगा कोई पहले से नहीं बता सकता। ये तो है भाई, बहुत काम करते हो तुम।
अपनी सेहत का ख्याल रखा करो। अरे हंसने की क्या बात है इसमें? मुझे बताया डॉक्टर रविश ने, बहुत काम करते हो, अपनी तंदुरुस्ती का ख्याल रखा करो, समझे? मेरा जीवन उस उद्देश्य से बड़ा नहीं है जिसके लिए मैं काम कर रहा हूँ। क्या है तुम्हारे जीवन का उद्देश्य? मेरे जीवन का उद्देश्य है मानसिक रोगियों की सेवा करके उनके जीवन में संतुलन, शांति और प्रेम स्थापित करना। इस औद्योगिक युग में प्रतिस्पर्धा इतनी तीव्र हो गई है कि अधिकांश मनुष्यों का जीवन विषमता और दुख का शिकार होता जा रहा है। बिल्कुल। और लोगों में इतने ज्यादा कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, इतने ज्यादा कॉम्प्लेक्सेस, वो बिना बात अपनी जिंदगी दुभर कर लेते हैं। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वो अपना मानसिक ढांचा संतुलित रखे, न किसी से अधिक प्रेम करे, न किसी से अधिक नफरत। दूसरों की कमियों और दोषों को देखने से तो जीवन और भी दुखमय हो जाएगा। इसलिए स्वयं की शांति के लिए, संतुलन के लिए मनुष्य को क्षमाशील होना पड़ेगा। आदित्य, ये जीवन बिना महानता और उदारता के नहीं जिया जा सकता। डॉक्टर वशिष्ठ, इन सिद्धांतों का पालन आप स्वयं भी करते हैं, केवल बातें भर हैं? अगर मैं इन सिद्धांतों का पालन ना करता तो अपने मरीजों का इलाज कैसे कर पाता? बिल्कुल सही कह रहे हो। और अब मेरी व्यक्तिगत आकांक्षाएं भी समाप्त हो चुकी हैं, क्योंकि मैं अब अपने काम के प्रति समर्पित हूं। मेरा उद्देश्य, मेरा कार्य, मेरा अस्तित्व अब एक। अच्छा वशिष्ठ, कभी छाया की याद नहीं आती तुम्हें? आदित्य, छाया मर चुकी है। मैं उसके बारे में कुछ भी सुनना पसंद नहीं करता। अरे तो इसमें नाराज होने की क्या बात है? मैंने तो यूं ही पूछा। हाँ नहीं, बस ऐसे ही। बैठो, अरे बैठो। माफ कीजिएगा सर, एक मिनट, आपसे कुछ जरूरी बात करनी है अभिमल के केस के बारे में। क्या है? उसके घर वाले बैठे सर, ये देखिए। बैठो बैठो। सर, अभिमल की उम्र 45 साल होगी। वो अपनी पत्नी से बेहद प्यार करता था, किंतु उसकी पत्नी किसी और के साथ भाग गई। उसको लगता है कि उसकी पत्नी बहुत अच्छी है, बहुत नेक है, उससे अब भी प्यार करती है, इसलिए उसे भूल नहीं पाता है। इसी वजह से उसका दिमाग भी खराब हो गया। कैसी है वो औरत? उसके घर वालों से पता चला है कि वो औरत बहुत ही मामूली किस्म की है। वो भर्ती करना चाहते हैं? जी सर। भर्ती कर लो उसे। ठीक। और उस आदमी से कहो कि वो औरत वैसी नहीं है जैसी वो उसे समझता है। वो भाग गई है उसे छोड़कर। उसके दिमाग में उसके लिए नफरत भर। नफरत? हाँ, नफरत। जब वो अपनी पत्नी से नफरत करेगा तो उसके मुंह से विमुख हो जाएगा, उसके भागने का दुख नहीं होगा और उसके दिमाग का बोझ हल्का हो जाएगा और वो साधारण जीवन व्यतीत कर सकेगा। पर सर, खड़े खड़े देख क्या रहे? जाओ। जी सर। वशिष्ठ, अभी तो मुझे तुम प्रेम का पाठ पढ़ा रहे थे ना, और अभी ये नफरत करने की सीख देने लगे। आदित्य, मैं जानता हूं मुझे अपने पेशेंट्स के साथ क्या करना चाहिए। बैठो बैठो। अब मेरी रिसर्च मुझे एक नई दिशा में लेके जा रही है। नेचुरल इमोशंस, प्यार, नफरत, हिंसा, वितृष्णा, इन सब का भी मनुष्य के जीवन में एक महत्वपूर्ण स्थान है। ये कुदरत के दिए हुए सेफ्टी वॉल्व है जिनके सहारे मनुष्य अपने आप को संतुलित करता है। तुम इसे नहीं समझ पाओगे तुम। पर तुम्हारा व्यक्तिगत जीवन भी तो कुछ ऐसा ही है। मैं साधारण पेशेंट नहीं हूं, मैं डॉक्टर हूं। मैं ये मनोविकारों को, प्रक्रियाओं को अच्छी तरह समझता हूं। तो क्या इसलिए मैं क्षमा कर सकता हूं, ये साधारण मनुष्य नहीं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो क्या एक डॉक्टर इन साधारण मानसिक ग्रंथियों का, इन आवेगों का, इनका शिकार नहीं हो सकता है? नहीं नहीं। मैं छाया को अपनी मां की बीमारी में मां को दवाएं देने के लिए देकर गया था। उसने मां को वो दवाएं नहीं दी। मां मर गई। मैंने छाया को कुछ नहीं कहा। मैं चाहता तो छाया को उसकी मृत्यु का कारण ठहरा सकता था, लेकिन मैंने उसे कुछ नहीं कहा। तो मन में दोषी तो वही है तुम्हारे? नहीं, मैंने उसे क्षमा कर दिया। वो देवेंद्र के साथ बंबई भाग गई, मैंने उसे तब भी क्षमा कर दिया। मनुष्य इन आघातों से बचने के लिए या तो नफरत करके अपनापन समाप्त
कर सकता है या फिर केवल क्षमा कर। मैंने उसे क्षमा नहीं किया होता आदित्य तो आज मेरी भी हालत ये अभयमल की तरह होती। मैं पागल हो गया। अब तो उसे मरे हुए भी 10 साल बीत चुके हैं। छाया को तुमने सिर्फ इसलिए क्षमा कर दिया डॉक्टर कि उसकी मृत्यु हो चुकी है। अगर वो जीवित होती तो भी मैं क्षमा कर देता। और मान लो यदि वो जीवित हो, क्या? अरे मान लो यदि वो जीवित हो और तुम्हारे सामने आ जाए। आदित्य, अभी विज्ञान ने इतनी भी प्रगति नहीं की है कि वो किसी को मरने के 10 साल बाद जिंदा कर दे। डॉक्टर वशिष्ठ केवल मान लो। मेरे पास और भी बहुत सारे काम है आदित्य। मनोहर, अच्छा सुनो वशिष्ठ, मैं अब चलता हूं, तो फिर मिलने आऊंगा तुमसे। बैठो थोड़ी देर। नहीं नहीं, तुम व्यस्त हो, मैं भी व्यस्त हूँ। एक काम करते हैं, हाँ, शाम को मिलने हैं। शाम को ठीक रहेगा। मेरे पास शाम के वक्त काम कम रहता है। ठीक, शाम को मिलते हैं। और हाँ, रात का खाना मेरे साथ। इतने समय बाद मिले हैं दोस्त, रात का खाना जरूर खाएंगे। ठीक है, चलता हूँ, ख्याल रखना अपना। हाँ हाँ हाँ। साहब, हाँ? छोटे डॉक्टर साहब कहीं ने कि आपको मरीज देखे बाहर जाना है, ड्राइवर से मोटर लाने को कह दें। हाँ हाँ, 20 मिनट बाद उसे मोटर लाने को कह। अबे कह देते हैं साहब, हम कह देते हैं अबे। हाँ, छाया, तुम तो मर गई थी। हाँ, लेकिन अब जिंदा हो गई। क्यों? तुमसे मिलने। लेकिन क्यों? क्योंकि तुम मुझसे प्रेम करते हो। नहीं 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 नहीं, अब मैं ना किसी से प्रेम करता हूँ ना नफरत। नहीं, तुम मुझसे प्रेम करते हो। नहीं नहीं, मैं किसी से प्रेम नहीं करता। तो घृणा करते हो? नहीं। एक ही बात है। नहीं नहीं, ना मैं किसी से प्रेम करता हूँ ना घृणा करता हूँ। नहीं नहीं। पूनम, पूनम। डॉक्टर, मैं तुमसे प्रेम करती हूँ। पूनम। मैं पूनम नहीं, छाया हूँ। नहीं नहीं नहीं। डॉक्टर, मेरे हाथ में भिंडी निकल आई। डॉक्टर, पूनम सिगार पीती है। छाया सिगार पीती है। दर्जनों लड़कियां सिगार पीती है। सिगार ही सिगार, नहीं धुआं ही धुआं। नहीं नहीं नहीं, मुझे सिगार से नफरत है। मुझे सिगार से नफरत है। मुझे सिगार से नफरत है। मुझे सिगार से। डॉक्टर साहब, सिगार से नफरत है। डॉक्टर साहब, आप ठीक है ना? क्या हुआ? हाँ, मैं ठीक हूँ। रवीश, शायद मैं सपना देख रहा था। जी, नोट करो। रुकिए। हाँ,
एक धुंधला प्रकाश, एक पेड़, और पेड़ में सिगार। लेकिन वो भी तो थी, और वो कहती थी कि मैं जीवित हूँ। नहीं, वो थी वो जीवित हूँ कहती। कौन? वो कौन जीवित है डॉक्टर साहब? कौन जीवित है? नहीं, कोई नहीं साहब, कोई नहीं। मोटर आ गई। रवीश जी सर। मैं माल एवेन्यू पेशेंट देखने जा रहा हूँ, तुम यहाँ का ध्यान रखना, ठीक है? मनोहर, मेरा बैग गाड़ी में रख दो। अबे रख देते साहब, अबे रख देते। यहाँ छोटे डॉक्टर, हाँ। कि डाकिया तार दे गया है। तार? हाँ, ठीक है। मनोहर, सुना तुमने? हाँ छोटे डॉक्टर। भारत सरकार ने डॉक्टर साहब को पद्मश्री की उपाधि दी है। बाप रे बाप, भगवान जब देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। यूनेस्को का साइकेट्री में सबसे बड़ा इनाम $1,00,000। दोहरी उपाधि, दोहरा सम्मान। छोटे डॉक्टर। क्या? बड़े डॉक्टर साहब ब्याह करी हैं। ब्याह? कैसी बातें करते हो मनोहर? अब ब्याह नहीं तो नौर का। अभी पद्मनी से क्या मतलब है? मुलाया ही उम्र में कमान उम्र उनके ज्यादा से ज्यादा 38-39 साल। अरे मरद तो 60 पे भी पाठा। अरे पद्मनी नहीं, पद्मश्री। पद्मश्री? हाँ। ये कौन है? अरे शंखनी हंसनी डंकनी तो सुने रहे। ये पद्मनी, ये कौन पद्मनी के भाई ने कहा पद्मश्री? जाके 50 लाख रुपए दहेज भी मिली है। अरे पद्मश्री औरत नहीं है। औरत नहीं है? हाँ। तब डॉक्टर साहब को कौन सी चीज मिल गई है जाके लिए इतना हो हल्ला हो रहा? मनोहर, क्या औरत मिलने पर ही हाँ हल्ला होता है? पद्मश्री औरत नहीं, एक टाइटल है। देखो छोटे डॉक्टर, ये अरबी फारसी छोड़ के शुद्ध भाषा में मैं बतायो। अब शुद्ध भाषा में तुम यूं समझो कि हमारे डॉक्टर साहब बहुत काबिल है। क्या बात है? साक्षात अश्विन कुमार हैं। अरे बड़े बड़े पगलन को तो ठीक करते हैं कि कहा बताएं। और उनका नाम भी मशहूर है। सो तो है। अरे उनका नाम चारों दिशाओं में डंका बाजत है। बड़े बड़े लाट कमांडर से पूछ लो, अस्पताल की ड्योढ़ी पे जुहार करते हैं। तो बस इसी बात पे सरकार ने उनकी इज्जत करने के लिए उपाधि यानी इज्जत वाला नाम दिया है। हम समझ गए, हम सब समझ गए। आप साफ कहे नहीं कहते कि सरकार डॉक्टर साहब का खान बहादुर बनाए दीन है। खान बहादुर? हाँ, हम सब समझी थे। हम खान बहादुर हिमाकत अली के यहाँ 10 साल चपरासी रहे हैं। हाँ, लेकिन खान बहादुर नहीं, पद्मश्री। देखो, जब अंग्रेज सरकार थी तो खान बहादुर, राय बहादुर की उपाधि दी जाती थी, लेकिन अब हमारा देश आजाद है तो पद्मश्री की उपाधि दी जाती है। हेलो जी,
जी डॉक्टर साहब तो नहीं। जी ठीक है, मैं बता दूंगा। मनोहर। हाँ। अरे गवर्नर का फोन था, शायद वो अपने डॉक्टर साहब को बधाई देना चाहते होंगे। हाँ। हेलो जी। जी मैं डॉक्टर रवीश बोल रहा हूं। जी डॉक्टर साहब तो विजिट पे गए। जी आते ही होंगे। जी क्या मैं आपका शुभ नाम जान सकता हूं? शर्मा जी। मेयर सर। जी 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 सर नमस्ते। जी जी मैं आपकी ओर से अवश्य बधाई दे दूंगा। जी क्या रेडियो में भी खबर पहुंच गई? अरे वाह सर, ये तो बहुत अच्छी खबर है। जी 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 ठीक है सर, नमस्ते। मनोहर। हाँ। अरे मेयर साहब का टेलीफोन था। हाँ। हैं? हेलो जी 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 हाँ जी, खबर एकदम सच है। जी जी एक ही बात को बार बार क्यों पूछ रहे हो? कह तो दिया खबर सच है। ये अखबार वाले भी दिमाग चाट जाते मनोहर। अरे बहुत ज्यादा। अरे मनोहर, ये बैग रखो। खुशी की बात है। सर कॉन्ग्रेचुलेशन। आई एम फर्स्ट टू कॉन्ग्रेचुलेट यू। क्या हुआ? चिट्ठी आई है, तुम्हें पद्मिनी मिल गई है। सर पद्मनी नहीं, पद्मश्री। भारत सरकार ने आपको पद्मश्री की उपाधि दी है। लेकिन ये तो कुछ भी नहीं, यूनेस्को से मनोचिकित्सा में मौलिक अन्वेषण और प्रयोग के लिए आपको पूरे $1 लाख का सिगमंड फ्रॉइड पुरस्कार प्राप्त हुआ है। ये देखिए सर, तार अभी आए। हम ही लाए चिट्ठी। अच्छा। हाँ। Yes, Ravish. You are first to congratulate me. Thank you, sir. सर गवर्नर साहब का भी फोन आया था। मेयर साहब ने भी आपको बधाई देने के लिए फोन किया था। वो तो कह रहे थे कि आपकी वजह से सारे नगर का सम्मान हुआ है। आप अपने नगर के नहीं वरन रवीश, जी सर। आज माँ जीवित होती तो कितनी खुश होती। जी सर। हेलो जी जी आपने? हाँ हाँ शर्मा जी। जी जी सर आ गए। होल्ड कीजिए, मैं बुलाता हूँ। सर शर्मा जी का फोन है, मेयर साहब। ये लीजिए। हेलो। हाँ नमस्कार नमस्कार शर्मा जी। जी जी जी। अरे ये तो सब आप लोगों की शुभेच्छाओं का फल है। अरे नहीं नहीं साहब, मैं तो कर्तव्य करना जानता हूँ बस। क्या क्या सिटी काउंसिल वाले सम्मान देंगे पुलिस बैंड के साथ? नहीं 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 नहीं, अरे अरे ये सब मत करिए ना ना, ये ठीक नहीं है। अच्छा एक मिनट है। शर्मा जी तो कह रहे हैं कि वो कॉरपोरेशन वाले सम्मानित करना चाहते हैं। सर ये तो कॉरपोरेशन को करना चाहिए, ये कोई मामूली बात थोड़ी है। अरे नहीं नहीं, इतना ही नहीं, वो तो कह रहे हैं कि वो माला डालेंगे, पुलिस बैंड के साथ जुलूस आएगा और वो घंटे 2 घंटे में पहुंचने वाले होंगे। सर ये तो बहुत अच्छी बात है। ना 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 ना, ना, ना ये सब ठीक नहीं ना। नहीं 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 रवीश, वो तो अभी आ जाएंगे यही घंटे 2 घंटे में, ये नहीं करना है। सर मैं बात करूं? तुम बात करो जी। हेलो सर, मैं डॉक्टर रवीश बोल रहा हूँ। जी सर बात यह है कि डॉक्टर साहब तो आपकी बात सुनकर एकदम घबरा गए। जी जी हाँ, वो तो एकदम सीधे साधे हैं, शोर शराबे से दूर भागने वाले। जी हाँ सर हमारे सर को तो मान सम्मान की कोई चिंता ही नहीं है। हाँ फिर ये बैंड बाजा क्या, लेकिन सर हमारा कुछ तो कर्तव्य बनता है ना। सर ये आपने बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। ये हमारे नगर का बहुत बड़ा सम्मान है। सर भारत सरकार ने तो इनको पद्मश्री दिया है, वास्तविक सम्मान तो यूनेस्को ने किया है और वो संपूर्ण विश्व में प्रसिद्ध है। सर आप अवश्य जुलूस लेकर आइए। नहीं नहीं सर, आप अवश्य जुलूस लेकर आइए। हम सब मिलकर इन महान विभूति के चरणों में अपनी भक्ति की अंजलि चढ़ाएंगे। जी जी सर। ओके सर, नमस्ते। तो वो सब आ रहे हैं? सर हाँ, अब हमारे पास बिल्कुल भी समय नहीं है। मनोहर, मनोहर। हाँ छोटे डॉक्टर। हाँ
मनोहर, हाँ। देखो सर के सम्मान के लिए बड़े बड़े लोग जुलूस लेकर आ रहे हैं। हाय सच, हाँ। हम जानित रहे डॉक्टर साहब दुनिया भर में मशहूर हैं। हाँ, तो अब तुम एक काम करो कि हाँ। जल्दी से कमरे को सजा दो। देखो किताबें और चीजें तरतीब से रख दो, फूलदान में फूल बदल दो, और ये पर्दे कितने गंदे हो रहे हैं, पर्दे भी बदल दो। और देखो ये सोफे और कुर्सियों के नए कवर लगा दो जल्दी से, बस फटाफट। अबे हो जाते साहब, हाँ। अबे हम कह देते हैं, वो देखा मैं कह देते। ये सब तो ठीक है, लेकिन अब मुझे क्या करना होगा? सर आपको कुछ नहीं करना होगा, आपको यहाँ बैठना होगा। अच्छा। पुलिस के बैंड के पीछे कारों का जुलूस होगा जो शहर के खास खास सड़कों से होता हुआ यहाँ आएगा। अच्छा। और उसमें शहर के समस्त प्रमुख व्यक्ति सम्मिलित होंगे। फिर वो यहाँ आएंगे इस कमरे में। मैं क्या करूंगा? अरे सर आप यहाँ बैठे होंगे ऐसे। अच्छा। हाँ, वो आपको माला पहनाएंगे, मानपत्र भेंट करेंगे, फिर विभिन्न संस्थाओं के प्रतिनिधि आपको अपनी श्रद्धांजलि चढ़ाएंगे। तो फिर मुझे उन्हें धन्यवाद देना होगा? बेशक सर। लेकिन मैं कहूंगा क्या? जो आप उचित समझे, नहीं तो अपना स्टेटमेंट मुझे अभी डिक्टेट कर दे, मैं उसकी टाइप कॉपियां निकलवा के नागरिक सम्मान के पश्चात उसको अखबार में भिजवा दूंगा। ये ठीक रहेगा जी। तुम लिखो, मैं बोलता हूँ। जी जी, बॉडी। आप लोगों ने जो मुझे ये सम्मान दिया है, मैं उसके सर्वथा अयोग्य हूँ। ये आपकी महानता है। हेलो, यस दिस इज मेंटल क्लिनिक। जी जी, एक मिनट होल्ड कीजिए। सर, रोटरी क्लब के प्रेसिडेंट मिस्टर बैनर्जी का टेलीफोन है। कह रहे हैं कि रोटरी क्लब आपकी विलक्षण सेवा और सम्मान के लिए आपको फेलिसिटेट करना चाहते हैं। ये सब झंझट है भाई, छोड़ो। अरे वाह सर, इसमें झंझट क्या? वो पूछ रहे हैं कल शाम को आपको 5 बजे सूट करेगा? वैसे कल मेरी कोई खास एंगेजमेंट तो है नहीं, जो तुम जवाब देना चाहो दे दो। ठीक है। हाँ, हेलो जी जी जी, हाँ 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 सर कल आ सकेंगे जी। सर बहुत मुश्किल से राजी हुए। जी हाँ, बस आप मोटर भिजवा दीजिएगा। ठीक है, ओके सर, नमस्ते। सर अभी तो देखिए कितने लोग आते हैं और कितनी तरह के लोग आते हैं। ये छोड़ो, मैं क्या कह रहा था? सर आपने कहा है कि आपने जो मुझे सम्मान दिया है हाँ। उसके सर्वथा योग्य हूँ। ये आपकी महानता है कि? हाँ, ये महानता है कि तार आवा है। किसका है? हाँ। इधर तो किसका था? सर मैं देखता हूँ। ठीक है सर, ये तार तो कुछ भी नहीं है। ये देखिए, ये डायरेक्टर इंडियन मेडिकल हेल्थ का है, दिल्ली से आया है। अच्छा। और ये मंत्री साइंटिफिक रिसर्च एंड कल्चरल अफेयर्स का है। हाँ। और सर ये बिना नाम का तार, ये वाला। ये आदमी कभी होली दिवाली में ग्रीटिंग भेजता है, कभी नए साल में ग्रीटिंग भेजता है। आज बधाई का तार भी भेज दिया। सर ये आपका कोई पेशेंट ही रहा होगा जो आपके उपकारों का बदला उतारना चाहता है। कितनों को जीवन दिया है आपने सर। छोड़ो ये सब छोड़ो, आगे लिखो। जी जी। हाँ, आगे मैं क्या कह रहा था? ये आपकी महानता है कि? हाँ हाँ हाँ, कि मैं इस सम्मान के सर्वथा योग्य हूँ। ये आपकी महानता है कि आपने मुझे ये सम्मान दिया, वगैरह वगैरह। और हाँ, इस संसार में बहुत दुख है। जीवन घृणा और प्रतिद्वंदिता से नहीं, किंतु प्रेम से जिया जा सकता है। यदि मेरे तुच्छ प्रयत्न इन असंतुलित मानवों के जीवन में शांति, प्रेम, आशा स्थापित कर सके, तो मैं समझूंगा कि मेरा जीवन सफल हो गया है। जी ठीक है। ये सम्मान और अगाध प्रेम मेरे लिए नहीं, किंतु उन आदर्शों के लिए है जिनसे संसार में प्रेम, क्षमा आदि से वंचित वो तमाम लोग, विकृत लोग, असंतुलित लोग, जो लोग उनके लिए काम करना चाहते हैं, ये उनके लिए, तथा जिनके लिए मैंने अपना सर्वस्व होम कर दिया। तो इस प्रकार मैं ये सम्मान अति कृतज्ञता पूर्वक स्वीकार करता हूं और आपका धन्यवाद करता हूं। ठीक है, हो गया? जी सर, हो गया। रमेश जी सर। इन तारों का भी जल्दी से जल्दी जवाब देना है। जी याद रखें। जी जी, ठीक है? ठीक है सर। मनोहर, मनोहर। हाँ हाँ छोटे डॉक्टर। मनोहर देखो,
सोफे और कुर्सियों के कवर मत बदलना, नहीं तो ऐसा लगेगा कि हमने खास तौर से तैयारी की है। इनको ऐसे ही रहने दो, देखने में नेचुरल भी लगे और सुंदर भी। सही बात है। जाओ। बस अब्बा कह देते हैं साहब। शाबाश। अब्बा कह देते हैं हम तो। बधाई हो, बधाई। अरे बहुत बहुत बधाई हो डॉक्टर साहब, बहुत बहुत बधाई हो। हाँ बस एक मिनट, हाँ इधर देखो इधर, हाँ मुस्कुराइए मुस्कुराइए। रुकिए। हाँ, और मुस्कुराइए। हाँ रुकिए रुकिए रुकिए। हाँ हाँ ये स्माइल स्माइल। डॉक्टर वशिष्ठ स्माइल। सुनिए, मैं डॉक्टर वशिष्ठ नहीं हूँ। तो फिर आप कौन हैं? मैं उनका असिस्टेंट डॉक्टर रवीश हूँ। ओहो, बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर डॉक्टर रवीश जी। मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। मिस्टर, क्या नाम बताया आपने? मिस्टर प्रधान। अच्छा। चीफ करस्पॉन्डेंट ऑफ न्यू डील। तो बताइए मिस्टर प्रधान, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? अरे आप ही तो मेरी सहायता कर सकते हैं जी। अरे देखिए ना, अभी तक तो यहाँ कोई करस्पॉन्डेंट आया है नहीं। जी नहीं। हाँ तो सुनिए, सुनाइए। अभी और लोग आएंगे ही। जी। हाँ तो मुझे डॉक्टर साहब के बारे में आप कुछ ऐसी बातें बताएं कि किसी और को ना बता पाए, ठीक है? और सुनिए, देखिए, किसी दूसरे करस्पॉन्डेंट को कुछ नहीं बताना। वाह मिस्टर प्रधान, तो सिगरेट की रिश्वत देकर आप एक्सक्लूसिव स्टोरी के चक्कर में हैं। मगर जनाब, हम तो आ ही गए। हाँ आप आ ही गई तो धन्यवाद आपके। अरे करम फूटे हमारे। हाँ, वेल हाय, मेरा नाम अबला सौंधी। जी। हाय, मैं नेशन की प्रतिनिधि हूँ। अरे इन्हें कहते हैं न्यूज डॉग। न्यूज डॉग नहीं, न्यूज। क्या कहा आपने? अरे नहीं, दोबारा कहिए, क्या कहा आपने मेरे बारे में? छोड़िए, जाने दीजिए। अरे सूंघते सूंघते आप पहुंची। जी आप बताइए। जी बैठिए। पूछिए। जी आप बताइए, आपका परिचय? जी मैं डॉक्टर साहब का असिस्टेंट डॉक्टर रवीश हूँ। ओह, तो आप डॉक्टर साहब के साथ कब से हैं? पिछले 5 सालों से। बधाई हो, बधाई हो। जी जी जी। कांग्रेचुलेशन सर, कांग्रेचुलेशन। जी मैं आपसे पूछ रही थी कि आपकी उनके बारे में राय क्या है? जी राय, बहुत अच्छी राय। नहीं, मेरा मतलब है कि डॉक्टर साहब का आपके साथ व्यवहार कैसा है, ये बताइए। देखिए, डॉक्टर साहब मनुष्य नहीं देवता हैं। वो मेरे गुरु हैं और उनके व्यवहार में मुझे सब कुछ मिल जाता है। पिता का प्यार, भाई का विश्वास और मित्र का सुख। ये बताइए कि डॉक्टर साहब को ये कब पता लगा कि उन्हें पद्मश्री तथा यूनेस्को से $1,00,000 का पुरस्कार प्राप्त हुआ है? आज कुछ देर पहले तार आया था। डॉक्टर साहब थे नहीं तो तार मुझे ही मिला। जब वो आए तो मैंने ही उनको सबसे पहले बताया। ये सुनकर डॉक्टर साहब की क्या प्रतिक्रिया हुई? उन्होंने क्या कहा? जी उन्होंने मेरी बधाई के उत्तर में जवाब देते हुए कहा, यस यू आर फर्स्ट टू कांग्रेचुलेट मी। और फिर डॉक्टर साहब गंभीर हो गए। गंभीर हो गए? जी हाँ। अपनी माँ की तस्वीर के आगे माथा झुकाकर घुटनों के बल बैठ गए। जब थोड़ी देर बाद उठे तो डॉक्टर साहब की आंखों में आंसू थे। आंसू थे? जी आंसू थे। हाँ कहा ना आंसू थे, न्यूज डॉग। छोड़िए डॉक्टर साहब। सर आगे बताइए, डॉक्टर साहब ने और क्या कहा? जी फिर कहा कि अगर आज माँ जीवित होती तो कितनी प्रसन्न होती। देखिए, वैज्ञानिक ऊपर से कितना ही रूखा क्यों ना हो, लेकिन उसके अंदर सदैव मानव जीवित रहता है। हाँ, जी अच्छा एक बात बताइए, डॉक्टर साहब के बच्चे कितने हैं? जी एक भी नहीं। एक भी नहीं? एक भी नहीं। एक भी नहीं? हाँ, वो क्या है कि उनकी पत्नी का देहांत तो आज से 10 वर्ष पूर्व ही हो गया। अच्छा। अब तो ये हॉस्पिटल ही डॉक्टर साहब के जीवन का हिस्सा है और ये मरीज ही। उनकी सेवा में ही उन्होंने अपना सारा जीवन अर्पित कर दिया। अच्छा, डॉक्टर साहब को खाने में क्या क्या पसंद है? हाँ, क्या वो कसरत के भी शौकीन है? वो जानवर भी पालते हैं? एनी पेट्स? कुत्ता, बिल्ली या फिर तोता? जी ये लीजिए, डॉक्टर साहब आ गए, आप इनसे खुद ही पूछ लीजिए। आइए डॉक्टर साहब। कांग्रेचुलेशन डॉक्टर साहब। आई एम प्रधान ऑफ न्यू डील सर। जी सर first of all a very heartfelt congratulations. I am Verma from Torchbearer. I am Pandey of युग की आवाज। ओ हाय, मेरा नाम है अबला सौंधी। हाँ नमस्ते नमस्ते। जी नमस्ते नमस्ते, मैं नेशन की प्रतिनिधि हूँ। आइए आइए। हाँ प्लीज आइए। सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि आपकी एजुकेशन कहाँ से हुई? जी मैंने BHU से साइकोलॉजी में MA किया है। वेरी नाइस। ऑक्सफोर्ड से DPhil और हार्वर्ड से मनोचिकित्सा या साइकोथेरेपी में विशेष ट्रेनिंग ली। मैं रूस तथा पूर्वी जर्मनी भी अपने अध्ययन के सिलसिले में
न्यू टेक्निक्स और प्रगति देखने गया। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए कि आपके पिताजी क्या करते थे? क्या वो बहुत बड़े आदमी थे? नहीं नहीं नहीं, वो बहुत ही साधारण कोटि के इंसान थे। जब मैंने बीए किया तो उनका देहांत हो गया। तो फिर इन कठिन परिस्थितियों में आपने अपनी पढ़ाई कैसे जारी रखी? जी, मेरी माँ ने अपने जेवर मकान बेचकर मुझे इस योग्य बनाया कि आज मैं ये दिन देख सकूं। मैं उनका कभी ऋण नहीं हो सकता। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर आज आपकी पत्नी जीवित होती तो वो क्या कहती? हाँ जी डॉक्टर साहब, बताइए वो क्या कहती? जी बोलिए डॉक्टर साहब, क्या कहती? आपने बताया नहीं, अगर आज आपकी पत्नी जीवित होती तो वो क्या कहती? बताइए। जी डॉक्टर साहब, क्या प्रतिक्रिया है? बोलिए डॉक्टर अगर साहब। आज डॉक्टर साहब की पत्नी जीवित होती तो वो खुशी से पागल हो जाती। आप कौन है? मैं डॉक्टर साहब की पत्नी की सहेली, डॉक्टर साहब को बधाई देने आई। कौन सी ऐसी पत्नी होगी जो पति के सम्मान को अपना सम्मान समझकर उसमें सुखी ना हो? लेकिन उसकी तो 10 वर्ष पूर्व ही मृत्यु हो चुकी है। हाँ, वो बहुत अभागी थी। वो इस सुख की साझीदार न बन सकी। वो बहुत अभागी थी। सुनिए, आप रो क्यों रही है? देखिए कितना खुशी का मौका है। माफ कीजिएगा, मुझे डॉक्टर साहब की पत्नी की याद आ गई। तब तो आप डॉक्टर साहब की पत्नी के बारे में अवश्य बता सकेंगे। डॉक्टर साहब की पत्नी का क्या नाम था? हाँ, बताइए ना, क्या नाम था? जी छाया। छाया। सर, क्या आपके पास उसका कोई फोटो है? मैम, उनका रंग रूप कैसा था? हाँ। वो देखने में कैसी थी? अब आप बताइए डॉक्टर साहब, वो पतली थी, लंबी थी, नाटी थी, सावली थी, गोरी थी, कैसी थी? आप हमें बताइए। वो बिल्कुल मेरे जैसी थी। आपके जैसी थी? आपके जैसी। मैं नहीं चाहता कि इस समय मेरी पत्नी के बारे में यहाँ पर कोई बात हो। मैं नहीं चाहता। अरे डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब को क्या हुआ? वो चले क्यों गए? ये क्या मतलब हुआ? This is unprofessional. जवाब भी नहीं दिया और चले गए डॉक्टर साहब। ये कोई तरीका नहीं। देखिए, बात ऐसी है कि डॉक्टर साहब अपनी पत्नी से बेहद प्यार करते थे। अब जब कभी उनकी पत्नी का जिक्र होता है तो डॉक्टर साहब अपने आप को संभाल नहीं पाते। प्लीज हाँ, वो अपनी पत्नी से बेहद प्यार करते थे, बेहद प्यार करते थे। ये बताइए कि डॉक्टर साहब की पत्नी की मृत्यु किस रोग से हुई? जी, उसे तैरना बहुत पसंद था। वो जिंदगी को भी एक नदी समझती थी, लेकिन उसे ये नहीं मालूम था कि नदी में भंवर भी होते हैं। और वो एक बार ऐसे ही भंवर में फंसी, ऐसी डूबी कि उसका पता ही नहीं चला। सचमुच वो बहुत अभागी थी। हाँ जी, वो बहुत अभागी थी। हाँ। जी, आप छाया जी को कब से जानती जी, हैं? उनके बारे में और जानकारी दीजिए। आप उसके बारे में और बताइए। और जानकारी दीजिए। जी, आप बोलिए। आप खामोश सुनिए। जी, सुनिए पत्रकार बंधु, सुनिए। बात ऐसी है कि डॉक्टर साहब आप सभी से निवेदन कर रहे हैं, अभी आप जाने का कष्ट कीजिए। वो आपसे कल मिल सकेंगे। अभी उनकी तबीयत ठीक नहीं है। प्लीज लीव। बहुत अच्छे, थैंक यू डॉक्टर रवीश। ओके, गुड बाय। गुड बाय डॉक्टर रवीश। जी, गुड बाय। इनका अच्छा है। जी, आप बैठ जाइए। बैठिए प्लीज। हाँ। आप डॉक्टर साहब की पत्नी की सहेली है। आप चाय लेंगे या कॉफी? रवेश, जी सर। तुम पेशेंट नंबर 7 को ऑब्जर्व करो, मैं इनसे बात करूंगा। जी सर। तो तुम जीवित हो? तुम स्वयं ही देख रहे हो। देवेंद्र कहाँ है? मुझे नहीं मालूम। तुम उससे आखिरी बार कब मिली थी? करीब 9 साल पहले, जब मैं बंबई से बैंगलोर चली गई थी। तुम उससे अलग क्यों हो गई? वो हमारा झगड़ा हो गया था। ओह, ये कैसे मशहूर हो गया कि तुम मर गई थी? मैंने स्वयं ही मशहूर करवा दिया। अच्छा।
यहाँ क्यों आई हो? तुमसे मिलने तुम्हारे पास। तुम सिगरेट पहले तो नहीं पीते थे। खैर, मैं तुम्हें बधाई देने आई। आज चारों ओर तुम्हारा नाम है। मैं इस कीर्ति में तुम्हारी साझेदार तो नहीं बन सकी, फिर भी बधाई देने आ गई, दूर से ही, पराई बनकर ही सही। क्या मेरा अचानक जीवित हो जाना तुम्हें अच्छा नहीं लगा? चुप क्यों हो? छाया, तुम मर गई थी या तुमने झूठ फैला दिया था या तुम अचानक जीवित हो गई, इस सब से मुझे कोई मतलब नहीं है। क्या तुम मुझसे बेहद नफरत करते हो? मैं प्यार और नफरत से ऊपर हूं। मेरे तुम उसी दिन मर गई जिस दिन देवेंद्र के साथ इस घर से भागी थी। और अब तुम जो हो, जो थी, जो हो, मेरा उससे कोई संबंध नहीं है, कोई संबंध नहीं। हाँ, मैं जो थी मैं वो अब नहीं हूँ, लेकिन मैं जो थी मैं उसी का सहारा लेके तुम्हारे पास आई हूँ। जो था और जो अब है उससे मेरा कोई संबंध नहीं है। वो दोनों अलग अलग जुदा चीजें हैं, अलग। मुझी को देखो, मुझको, मैं जो पहले था अब नहीं हूं। मैं पहले सिगरेट नहीं पीता था, अब मैं सिगरेट पीता। सिगरेट पीने या ना पीने से आदमी बदलता नहीं है। तुम आज भी वही हो और मैं तुम्हारे पास आई हूँ। मुझे नहीं लगता तुम्हें मुझसे कोई काम हो सकता है। मुझे तुम्ही से काम है। तुम्हारे बाद मैंने तुम्हारे प्यार को पहचाना है। मैं तुम्हारी यादों में बहुत रोई हूँ, बहुत कष्ट सहा है मैंने। तुम नहीं जानते, तुम बिल्कुल नहीं जानते। ओह, तुम तो बहुत अच्छी एक्टिंग कर लेती हो। देवेंद्र से कहती तो वो फिल्मों में काम दिला देता तुम्हें। इतने क्रूर ना बनो। मैं बहुत दुखी हूँ, मैं बहुत अकेली हूँ। तो मैं क्या करूँ? क्या करूँ मैं बहुत अकेली हूँ। पापा की डेथ हो गई है, सौतेले भाई मेरी सूरत से भी चिढ़ेंगे। मैंने बेंगलोर में एक नौकरी कर ली थी, अब मैं बीमार हूँ, बीमारी में वो भी छूट गई। मैं अपने जीवन के आखिरी क्षण सिर्फ तुम्हारे साथ तुम्हारे चरणों में गुजारना चाहती हूँ। तुम्हारी नौकरी छूट गई? हाँ। इसलिए अब तुम मेरे पास आना चाहती हो? नहीं, मैं हमेशा से आना चाहती थी, लेकिन हिम्मत नहीं हुई। क्यों? मुझे लगा तुम मुझसे नफरत करते होगे, मेरी सूरत से भी चिढ़ोगे, इसलिए दूर से श्रद्धा की अंजलियां चढ़ाया करती थी। वो होली, दिवाली, नए साल में ग्रीटिंग कार्ड तुम ही भेजती थी? हाँ, वो मोहन पुजारी मैं ही हूँ। वो पुलोवर इत्यादि तुम्ही ने भेजे थे? हाँ, वो अभागिन मैं ही हूँ। मैं तुम्हारे पैर पकड़कर तुमसे माफी मांगना चाहती थी। मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारे चरणों में अपना जीवन काटना चाहती थी, बस। पर मैं साहस नहीं कर सकी। मुझे लगा कि मैं बीमार हूँ। मेरी हालत देखो, मेरी हालत देखकर ही तुम्हें तरस आ जाए शायद, इसलिए इतना साहस करके आ गई। चुप क्यों? तुम लोगों को जीवन देते हो, आशा देते हो, मुझे निराश ना करो। मैं दासी समझकर ही मुझ पर रहम खाओ। अच्छा ठीक है, तुम्हारी बीवी छाया मर चुकी है, मुझे दासी समझ के घर के किसी कोने में पड़ा रहने दो। कुछ तो कहो, मुझे बुरा भला कहो। मैं बहुत अभागी हूँ, मुझे बुरा भला कहो, कुछ तो कहो। आंसू पोछो। और ये चेक लो और मेरी निगाहों से दूर हो जाओ। छाया मर चुकी है, वो अब कभी जिंदा नहीं हो सकती। कभी जिंदा नहीं हो सकती, कभी नहीं।
थैंक यू डॉक्टर। डॉक्टर साहब, जो औरत यहाँ से निकलकर अभी गई है वो कुछ बीमार लगती है, उसे शायद चक्कर आते हैं। क्लिनिक से बाहर आते ही वो गिर पड़ी, सड़क पर पड़ा पत्थर उसके सिर पर लग गया, उसके सिर से बेहद खून बह रहा है। तो मैं क्या करूं? यहाँ चोट का इलाज नहीं होता, मेंटल क्लिनिक है, बलरामपुर हॉस्पिटल ले जाइए उसे। वो तो मर गई, हम लोगों ने देखा उसकी जान निकल चुकी थी, वो मर गई। अरे अगर मर गई तो मर जाने दो, बार बार डॉक्टर साहब से क्या कहते हो? कौन लगती है वो डॉक्टर साहब की जो डॉक्टर साहब चिंता करें उसके लिए? मर गई ना जी, उसे मरने दीजिए भाई। डॉक्टर साहब को फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि ऐसी मौतें तो रोज होती हैं। आप जाइए। अरे आप खड़े हैं यहीं? अरे म्युनिसिपैलिटी को फोन कीजिए भाई, लावारिस लाश है, डोम आकर ले जाएंगे, समझे? और सबसे पहले उस लाश को यहाँ क्लिनिक के आगे से हटा दीजिए, क्योंकि यहाँ द्वार सज रहा है। आज यहाँ उत्सव की तैयारी है, डॉक्टर साहब का सम्मान किया जाएगा। अरे आप अभी तक यही खड़े हैं? अरे जाइए, और कोई ना आए तो उस लाश को सड़क के किनारे पर डाल दीजिए, क्योंकि लावारिस लाश है, चील कौवे खा जाएंगे, क्रियाकर्म उसका होगा नहीं, है ना? चलिए जाइए जाइए। सिगमंड फ्रॉइड, पद्मश्री, दुनिया भर के लोगों का विश्लेषण करते हो तुम डॉक्टर, जिसके लिए मान्यता तुम्हें भारत सरकार ने, यूनेस्को ने, दोनों ने दी है। कभी स्वयं का विश्लेषण करके देखा तुमने? कभी स्वयं को जान पाए तुम? नहीं नहीं डॉक्टर, नहीं। तुम्हारा दोहरा व्यक्तित्व है डॉक्टर, दोहरा व्यक्तित्व। तुम कहते कुछ हो और अपने अचेतन में विश्वास कुछ और करते हो। भाई आदित्य, मनुष्य का जीवन उदारता के बिना जिया नहीं जा सकता है। मनुष्य को सदैव क्षमाशील होना चाहिए, एक दूसरे को क्षमा करते रहना चाहिए, ना ज्यादा किसी से प्रेम करे, ना ज्यादा किसी से घृणा, एक संतुलित दृष्टिकोण बनाए रखना चाहिए। यही कहा था ना तुमने। पर डॉक्टर, तुम्हारा ही जीवन इसके विपरीत है। तुम अपनी पत्नी छाया से अत्यधिक प्रेम करते थे, और जब वो देवेंद्र के साथ मुंबई भाग गई तो उसे किसी हाल में क्षमा करने के लिए तुम तैयार नहीं हो रहे हो अब। तो बताओ मुझे, कहां है तुम्हारे जीवन में संतुलन, कहां है तुम्हारे जीवन में यह सामान्य दृष्टिकोण? ये महज एक सैद्धांतिक बकवास है ना तुम्हारे लिए, तुम्हारे मानसिक रोगियों को बहलाने का एक जरिया, क्योंकि इस पर स्वयं तुम्हारा विश्वास नहीं है। और फिर तुम्हारी बड़ी बड़ी बातें कि भाई मैंने अपना सारा जीवन ये मानसिक रोगियों की सेवा में लगा दिया, अपने उद्देश्य की पूर्ति में लगा दिया। अरे ये तो सब झूठ है, सब झूठ। डॉक्टर, तुम अपनी पत्नी छाया से अत्यधिक प्रेम करते थे, अत्यधिक प्रेम, और अब उससे इतनी घृणा करते हो कि उससे दूर भागने के लिए तुमने अपने आप को अपने इस काम में और अपने मानसिक रोगियों में खपाना शुरू कर दिया। और सुबह क्या बोल रहे थे उस आदमी से, अभिमन के बारे में, उसे अपनी पत्नी से नफरत करने की सीख दे रहे थे ना तुम। जानते हो क्यों? क्योंकि तुम स्वयं अपनी पत्नी से घृणा करते हो, और उससे दूर भागने के लिए जो अपने काम में तुम अपने आप को लगा रहे हो ना, इसे उद्देश्य की पूर्ति नहीं, इसे पलायन बोलते हैं। पलायन, समझते हो ना पलायन का अर्थ डॉक्टर वशिष्ठ?
डॉक्टर तुम्हारे ये सभी बड़े बड़े कार्य, तुम्हारी ये उपाधियां, ये सब झूठ और घृणा पर आधारित हैं। तुम्हारी आदर्शवान बातें, ये उपाधियां, ये सम्मान, क्लिनिक, नाम, शोहरत, ये सब घृणा पर आधारित है, सब झूठ पर आधारित है डॉक्टर, सब झूठ पर आधारित है। और इसकी नींव में ना घृणा और नफरत के सिवाय कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं। समझे? डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, अंधियारे में क्यों बैठे हैं? नहीं, वो कुछ नहीं। मेरे सिर में थोड़ा दर्द हो गया मनोहर। बम मल्दी? नहीं, मामूली दर्द है, मामूली दर्द है। तुम ये बत्ती बुझा दो, बत्ती बुझा दो। वो जो नौरत बाहर मरी पड़ी रही, कौन लावारिस लाश है? हाँ, म्युनिसिपालिटी वाले से उठा ले गए। मनोहर, हाँ, ये बत्ती बुझा दो। मैं आराम करना चाहता हूँ, मैं यहाँ सोना चाहता हूँ। बत्ती बुझा दो। तू अंदर चल के आराम करो, जुलूस वाले आएंगे तो हम बताए दे। नहीं, किसी को अंदर मत आने देना, मैं यहीं आराम करूंगा। मेरे ना सिर में थोड़ा दर्द है। अच्छी बात है, छोटे डॉक्टर टाइप कर रहे हैं। हाँ। जब तक जुलूस वाले नहीं है हम क्यों बनावे दे? हाँ। हाँ? तू आराम करो, हम क्यों बनावे दे? बत्ती बुझा। हाँ, तू आराम करो। हाँ, हाँ, ये हाँ, आराम। नहीं, मुझे जाने दो। नहीं, डॉक्टर बाबू के मोड़े में दर्द है। जब तक जुलूस वाले नहीं है वो काहू से नहीं मिली है। मुझे आज ही जाना है, इसलिए अभी मिलूंगी। ये काहू से नहीं मिली है, बाद में आना। मुझे जाना होगा, हटो। नहीं बेबी जी, हटो। ना कहा मगर नहीं मानी। डॉक्टर साहब बिगड़िए, तुम ही जानो। हाँ, मैं देख लूंगी। तो जाई थे, कभो तो आराम करते हैं डॉक्टर साहब, उसमें भी चैन नहीं लेने देते हैं लोग। तुम जाओ। हाँ। डॉक्टर, देखो ना कौन आया है। ये तुम्हारा नौकर मुझे आने नहीं दे रहा था। मुझे आज रात की ही गाड़ी से लौट जाना है, क्योंकि कल इनको दफ्तर अटेंड करना है। पता है, मेरी शादी हो गई डॉक्टर, और एक बेबी भी है। वो दोनों ना तुम्हें धन्यवाद देना चाहते हैं। तुमने मुझे जीवन दान दिया। मैं तो आत्महत्या करना चाहती थी। तुमने बताया कि ये जिंदगी लड़कर जीने के लिए है पूनम, आत्महत्या कभी मत करना। तुमने बताया कि आत्महत्या तो कायर करते हैं, आत्महत्या करना पाप है पूनम। याद है डॉक्टर? डॉक्टर, मैं कब से बोली जा रही हूँ। अच्छा देखो तो सही, मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ। डॉक्टर, 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 डॉक्टर।
वशिष्ठ ने आत्महत्या कर ली। बहुत बहुत शुक्रिया। और आपकी तालियों की जो गड़गड़ाहट है वो बता रही है कि नाटक आपको, उम्मीद करते हैं, पसंद आया होगा। मैं मंच पर जो कलाकार हैं उनसे जल्दी जल्दी आपका परिचय करा दूं। छाया अमनजीत परोच, डॉक्टर रवीश सतीश कुमार, देवेंद्र भिशाक मोहन शर्मा, आदित्य, माँ तथा अबला सोंधी मोहनी संगर, पूनम सौम्या छाबड़ा, मनोहर शिवम कुमार पाठक, प्रधान मुकाबिल वर्मा अभिषेक, पांडे विजय, आदमी पोषक सिंह, पागल 1 केशव दक्ष, पागल 2 दीपक यदुवंशी, पागल 3 सौरभ कुमार और डॉक्टर वशिष्ठ। जी हाँ, जिन्होंने इस नाटक का निर्देशन किया, हम सबको यहाँ तक पहुँचाया, भूपेश जोशी। धन्यवाद। मंच परिकल्पना व प्रकाश श्याम साहनी। श्याम। मंच निर्माण धर्म सिंह बिष्ट, सहायक हशमुद्दीन व आस मोहम्मद और आशीष। पार्श्व संगीत रविशंकर शर्मा। रवि भाई। संगीत संचालन दानिश शर्मा। दानिश। मुख्य सज्जा मुकेश झा। मुकेश जी। वस्त्र सज्जा रमाशंकर यादव एवं पोषक सिंह। वेशभूषा निर्माण डालचंद। मंच सामग्री सौरभ कुमार। पार्श्व मंच सहयोग विजय, केशव, अभिषेक, मुकाबिल, नेहा डोगरा, आशीष, हर्ष विजय, शशांक और सृष्टि। प्लीज आइए। पोस्टर व ब्रोशर और अन्य सहयोग राजेश कुमार बेनी। राजेश बेनी जी। चलचित्र व छायाचित्र राहुल झा, दृश्यम मीडिया और अनिल राजपूत। मंच व्यवस्थापक
शिवम कुमार पाठक, सहायक निर्देशक अमनजीत परोच और हमारे आदरणीय नाटककार हमारे बीच हैं जिन्होंने ये इतना बेहतरीन नाटक लिखा है, पद्मश्री दया प्रकाश सिन्हा जी। आपसे निवेदन है कृपया मंच पर आएं। आप हर्ष, हाँ, और वरिष्ठ समीक्षक नाट्यालोचक आदरणीय बजेली जी भी मौजूद हैं, कृपया आप भी मंच पर आएं। और वरिष्ठ समीक्षक आदरणीय संगम पांडे जी, आपसे भी अनुरोध है आप मंच पर आएं। आदरणीय आनंद सिन्हा जी, अच्छा उनकी ट्रेन थी तो वो चले गए। और बहुत बहुत धन्यवाद। बस थोड़ा समय और लेंगे, मैं सर से चाहूँगा कि वो कुछ शब्द ज़रूर कहें। ऑडिटोरियम में भी लाइट दे दीजिए। हाँ, और साथ ही मैं जितना भी स्टाफ है एलटीजी का उसका भी धन्यवाद करना चाहता हूँ, जिन्होंने लाइट्स में और बाकी हर तरह से हमें सहयोग किया, एलटीजी के मैनेजर और गार्ड भैया से लेकर के तमाम लोगों का। आप ऑडिटोरियम में भी लाइट दे दीजिए भैया। ये नाटक आज से मैंने 61 साल पहले लिखा था। तब मेरी उम्र 26 साल की थी। आज मैं 87 साल का हूँ। नाटक कभी मरता नहीं, उसके अनेक जन्म होते हैं, अनेक अनेक जन्म होते हैं। नाटक को इसीलिए बहुत जन्मी कहते हैं। नाटक का उदय नाटककार के दिमाग में होता है, मस्तिष्क में होता है, फिर अनेक निर्देशक उसको अपनी तरह से नया जन्म देते हैं। आज भूपेश जोशी ने 60 साल बाद इसे एक नया जन्म दिया है। और ये जन्म बहुत ही सुंदर है, बहुत ही सुंदर है। आप सबको बहुत पसंद आया। देखिए, कॉमेडीज तो बहुत होती हैं, लेकिन ऐसे नाटक जिसके भीतर के विचारों का मंथन हो वो कम लिखे जाते हैं। और यही कारण है कि 61 साल पहले जब मैंने इस नाटक का मंचन स्वयं किया था, उसके बाद किसी ने नाटक नहीं किया। ये दूसरा मंचन है जिसका श्रेय भूपेश जोशी हो जाता है। मेरे अनेक नाटक हुए हैं, होते रहे हैं। संगम पांडे उसके गवाह हैं, बजेली जी उसके गवाह हैं। लेकिन इसका पुनरुद्धार, पुनर्जीवन, पुनर्जन्म के लिए मैं भूपेश को बहुत बहुत आशीर्वाद देता। और ये मैं तो यही जानता था निर्देशक हैं, लेकिन आज उन्होंने बताया कि बहुत ही अच्छे एक्टर हैं, बहुत ही अच्छे एक्टर। और सारी टीम, आप सबकी टीम, चाहे किसी ने छोटा रोल करा हो, किसी ने बड़ा रोल करा हो, आपने अनुभव किया होगा, सब ने अपना रोल बहुत ही सुंदर किया। लाइट्स, संगीत, म्यूज़िक सब कुछ बहुत अच्छा था। मैं सबके लिए, और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आपकी तालियां कह रही हैं। नाटक समाप्त होने के बाद भी आप बैठे हैं, तो पहले आप पूरी टीम को धन्यवाद और आप सबको धन्यवाद, आशीर्वाद। धन्यवाद सर। आदरणीय बजेली जी कुछ अनुभव साझा करना चाहें तो।
आइए ये थोड़ा नाटक इतना इमोशनल था, इतना टेंस था कि आई एम ओवरवेल्म्ड. आई कांट एक्सप्रेस माई सेल्फ राइट नाउ, particularly in the presence of great playwright and young and highly talented director जोशी जी. मैं सारी कास्ट को, डायरेक्टर साहब को मुबारकबाद देता हूं कि इस तरह का कार्य वो करते रहें और दिल्ली रंगमंच को ऐसे ही गंभीर नाटकों की आवश्यकता है. जैसा कि सिन्हा साहब ने कहा कि नाटक कभी मरता नहीं है, तो हम नाटकों को बार बार उनको, नाटकों के कई जन्म होते हैं. सिन्हा साहब के नाटक कई रूपों में हमने देखे हैं, पर वह हर अवतार में हमेशा ही हमारी कल्पनाओं को, हमारी भावनाओं को एकदम पकड़ लेते हैं. मैं सिन्हा साहब, ये हमारे लिए बड़ी गौरव की बात है कि ऐसे मौके पर इतने महान प्लेराइट हमारे बीच में हैं. मैं उनके आभार प्रकट करता हूं और जोशी जी को बधाई देता हूं कि वो, उनकी प्रतिभा आने वाले समय में और खिलेगी और प्रकाशमान होगी. धन्यवाद. बहुत बहुत शुक्रिया सर. और हमारे बीच क्योंकि वरिष्ठ क्रिटिक भी मौजूद हैं, आदरणीय दीवान सिंह बजेली जी, और मैं चाहूँगी कि आप हमारे बीच जो पद्मश्री हमारे सर मौजूद हैं, दया प्रकाश सिन्हा जी को आप शॉल देकर सम्मानित करें. और मैं चाहूँगी जितने भी दर्शक यहाँ मौजूद हैं, तालियों की गूंज कम नहीं होनी चाहिए. बहुत बहुत शुक्रिया. और मैं रिक्वेस्ट करूंगी हमारे डायरेक्टर भूपेश जोशी जी से कि अब वो बिजेली सर को शॉल देकर सम्मानित करें. और तालियों की गूंज दोबारा से गुजारिश है आप सभी से, कम नहीं होनी चाहिए. ये आप सबका प्यार है. जी सर, रिक्वेस्ट है, आ जाइए. अभी पत्रकार अबला सौंदी आपसे कह रही है, सर आइए प्लीज. बहुत बहुत शुक्रिया भाई. सर के लिए जोरदार तालियां. बहुत बहुत शुक्रिया मंच पर आए. बहुत बहुत शुक्रिया सर. और अब हम गुजारिश करेंगे कि बहुत बहुत धन्यवाद, आभार और सर का, सभी वरिष्ठ जनों का और सभी दर्शकों का. इतने सुंदर और समझदार संवेदनशील दर्शक इस संवेदनशील नाटक को देखने के लिए आए. हम आभारी हैं. बहुत बहुत धन्यवाद. शुभ रात्रि.